दीप के मुताबिक दमदार ट्रेड करते हुए बाजार और दिन की ऊंचाइयों पर फिर से नए रिकॉर्ड बनाकर आज 13,750 के पार निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 31,000 के करीब पहुंचने की कोशिश करता हुआ। एक्सपायरी का दिन आखिरी 1.5 घंटा रहेगा भरपूर एक्शन भरा। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन है, बाजार में तेजी का माहौल बरकरार है, कई सारे स्टॉक सेक्टर्स फोकस में आ रहे हैं। तो अनिल जी बताएं, क्लोजिंग के लिए बड़ी बातें क्या है सर? दीपा, एक्शन भरपूर है, रिकॉर्ड बनने का सिलसिला बरकरार है। दिन की ऊंचाइयों पर बाजार है और निफ्टी 13,750 के पार तो सेंसेक्स 47,000 से बस बिल्कुल नजदीक, किसी भी वक्त वहां पहुंचने की कोशिश। फार्मा, रियल एस्टेट, बैंक्स, एनबीएफसी आज बाजार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और 2 महीनों की ऊंचाइयों पर रुपया पहुंचता हुआ 73.45 रुपए के आसपास ये लेवल आपको नजर आएंगे। यूरोप लगातार दूसरे दिन 1% से ज्यादा की मजबूती दिखाता हुआ, वहीं डाउ फ्यूचर्स जो 70-80 पॉइंट ऊपर थे 11 बजे शो खत्म करते वक्त, अब 150 अंकों का दमदार उछाल डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है। तो यहां से भी संकेत बहुत ही बेहतरीन आते हुए दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो शानदार संकेत हैं। डेज हाई पर ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रेड कर रहे हैं सर। ऑलमोस्ट 31,000 तक निफ्टी बैंक पर आ गए थे, 30,945 के लेवल्स पर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले। बताएं सर, 31,000 निफ्टी बैंक 13,800 क्या क्लोजिंग तक देख सकते हैं? 13,800 के चांस ज्यादा दिखते हैं। 31,000 भी हो सकता है दीप। आज कोशिश बैंक निफ्टी पूरी तरह से कर रहा है, आज जोर लगा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए चांस ज्यादा है 13,800 तक पहुंचने के। बैंक निफ्टी भी पहुंच सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी पार करेगा यानी वो देखना होगा। लगातार चौथा दिन है, लाइफ टाइम हाई बन रहे हैं, मजबूत है बाजार। अब थोड़ी देर में मैं आपको आज डेटा भी बता दूंगा। कोशिश ये करूंगा मैं 3.20, 3.25, माफ कीजिएगा 2.20, 2.25 के आसपास ही आपके लिए डेटा तैयार करके रख दूं। वैसे तो मैंने तैयारी शुरू कर दी है, कुछ डेटा मैंने लिखना देखना शुरू भी कर दिया, ताकि आपको एक्सपायरी के दिन आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी समझ में आ जाए कि किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, डेटा किस तरह से बन रहा है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है दीप कि आपको डाउन साइड रिस्क पता है। और आज देखिए, हर रोज यही हो रहा है कि बाजार अपने पहले सपोर्ट लेवल से घूम रहा है। आज सुबह आपको याद होगा हमने कहा जहां खुले वहां मत खरीदिए, 13,675 एकदम सही लेवल है एंट्री करने के लिए। आज का लो 13,673 का है, तो पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम गया। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट लेवल है, भले बैंक निफ्टी मजबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पहला सपोर्ट लेवल 30,600 का, वहीं से उसके पहले से ही 45 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर से घूम गया। इसका मतलब क्लियर कट है, सपोर्ट लेवल को बाजार रेस्पेक्ट कर रहा है, अभी तक कहीं कोई कमजोरी के संकेत दे नहीं रहा है। और जिस तरह की स्क्रीन है, जिस तरह की खरीदारी है, जिस तरह की एफआईज के फ्लोज हैं, उसको देखकर लगता भी नहीं कि स्क्रीन पर कोई बड़ा करेक्शन है। अगर करेक्शन कोई होना है, कोई गिरावट आनी है, तो ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आए तो आए, लेकिन स्क्रीन पर देखकर अभी तक कहीं कोई कमजोरी का संकेत नहीं है। और जिस तरह की स्क्रीन है और अगर डेटा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी कि क्या वाकई में 13,800 को पार करने को तैयार है, वहां तक जाने को तैयार है, दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड होगा, क्लोजिंग होगी एक्सपायरी की, या थोड़ी निचले स्तर पर, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और आइए उनसे लेते हैं कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स। भसीन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताएं पहले तो एक्सपायरी का कुछ अंदाजा किन लेवल के आसपास हो सकती है, अगर आपका कोई व्यू है तो, और साथ ही आपके अपडेट्स भी सर। नहीं तो अनिल जी देखो, 650 और 750 था, अब उसी के बीच में एक्सपायरी हो जाए विद निफ्टी प्रीमियम, तो वी कुड मे बी स्केल 13,800। बट जैसे मैंने कहा, आज का इट इज मोर ऑफ अ बैरोमीटर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लोज विच हैव कम इन। तो कुछ कहना यहाँ मुश्किल है, बिकॉज एवरी डे यू आर सीइंग न्यू हाइज, और अगर हमने प्रोटेक्शन भी खरीद रहे हैं तो स्टॉप लॉस हो रहे हैं। सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम एनी कमेंट ऑन टू मच ऑफ दैट, बट यही 50-100 पॉइंट आई थिंक इट शुड बी हेल्दी फॉर द मार्केट। अपडेट ये अनिल जी, मैंने आपको गेल रेगुलरली कह रहा हूँ लेके रखिए। आइडिया 990-10 वाला 10.30 बिक गया, मेरे को 11 का टारगेट उसमें दिख रहा है। और तीसरा मेरा बाय था बालकृष्णा इंडस्ट्री। अब आप कहें तो 2 बाय 1 सेल है मार्केट के वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, बताएं प्लीज। तो बाय में सर फिर मेरा फेवरेट आज आपको वैसे बता दूं, 16.5 18.5 पे मैंने सबसे टॉप बताया था, HDFC मॉर्गेज लेंडर सबसे टॉप होएगा।
तो मॉर्टगेज आज वो न्यू हाई मार रहा है। और मुझे लगता है कि 9,000 करोड़ की मार्केट कैप पे इंडिया बुल इज अ थ्रो अवे। इंडिया बुल हाउसिंग शुड बी द बेस्ट प्लेयर्स। मैं बताऊं 4 साल में 12,500 करोड़ तो डिविडेंड ही दिया है इस कंपनी ने। और ये मॉर्टगेज लेंडिंग का जो नया दौर है उसमें आई थिंक इंडिया बुल विल बी होल हॉग। तो मेरे को इस समय पे सबसे ज्यादा वैल्यू 206-7 में इंडिया बुल में दिखती है। 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 225 का ट्रेडिंग टारगेट, 250 रुपए का उसके ऊपर टारगेट। दूसरा बाय होएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में सबसे टॉप प्लेयर डीवीज लैब, 3815-20 का भाव है, 3725 का स्टॉप लॉस रखिए, 4000 जा रहा है न्यू हाई। और सेल में है सर, मुझे ऑटोज में मैं नेगेटिव हूँ। महिंद्रा बेचिए 31 और 33 पे, 45 का स्टॉप लॉस रखिए, 705 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए साफ तौर पर राय आपके लिए 2 स्टॉक्स में खरीदारी की और 1 स्टॉक में बिकवा ली गई। आई बुल हाउसिंग कल भी वसीम साहब ने कहा और जबरदस्त एक्शन दिखाया इस स्टॉक ने, 218 के आसपास का हाई भी बनाया, 4% ऊपर दिया था, उसके बाद और 10% 12% बढ़ा है। आज भी वसीम साहब की राय आई बुल हाउसिंग खरीदने की, 200 का स्टॉप लॉस, 225 250 के टारगेट आपके लिए। डिवीज लैब ये स्टॉक निफ्टी में आने के बाद से रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब भी तेजी बाकी है। 4000 का टारगेट रखें 3725 के स्टॉप लॉस के साथ और एमएनएम में खरीदारी करें, 731 बिकवाली करें एमएनएम में 731 के आसपास बेचिए, 745 का स्टॉप लॉस और 705 का टारगेट। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब आपका ये तीनों बेहतरीन पिक देने के लिए। 2:50 पर आपसे होगी मुलाकात फिर से। आइए तब तक मुलाकात करते हैं मानसी से, बताएंगे वो हमें तमाम इवेंट्स और ट्रिगर्स। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल सर। आज बीपीसीएल का बोर्ड भारत ओमान रिफाइनरी के शेयर अधिग्रहण पर विचार करने वाला है। क्यूआईपी के दाम पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की एक बोर्ड बैठक है। टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर फोकस रहेगा। वहीं लोन मोरेटोरियम मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली, इस पर भी नजर है। रेलवे की खाली पड़ी जमीन डेवलप करने पर एक प्री बिड मीटिंग जो है वो आज होने जा रही है। कल की अगर बात करें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। वहीं टीसीएस का बायबैक कल खुलेगा, दाम 3000 रुपए प्रति शेयर तय किए गए हैं। आईडीबीआई बैंक क्यूआईपी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए कल बोर्ड बैठक होगी। साथ ही पीएनबी भी क्यूआईबी का इश्यू प्राइस तय करने के लिए कल बोर्ड बैठक करने जा रहा है। केएनआर कंस्ट्रक्शन की बोर्ड बैठक है, बोनस पर फैसला इस बैठक में संभवित है। वहीं पीवीआर का बोर्ड फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेगा। और अंत में आईआरसीटीसी एम्प्लॉय ओएफएस 18 से लेकर 21 दिसंबर तक खुलने जा रहे हैं। इसके दाम 1377 रुपए और 55 पैसे तय किए गए हैं। ओके, तो कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखे आप नजर आने वाले कुछ दिनों के लिए। आइए आपको बता देते हैं खबरों वाले स्टॉक्स जो मार्केट्स खुलने के बाद एक्शन में आए हैं। कुशल उसके लिए तैयार है। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले मिसेस बेकर फूड्स के आईपीओ पर अपडेट दे दूं। 2 बजे तक का जो अपडेट आ रहा है वो करीब 136 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, तो अपने आप में काफी शानदार जो है सब्सक्रिप्शन जो आते हुए दिख रहे हैं आईपीओ के लिए, काफी बेहतरीन है स्टॉक के हिसाब से। साथ ही एक्सिस बैंक, इस पर भी फोकस रखिए क्योंकि यहां पर मैनेजमेंट का बयान है कि इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 90% से ज्यादा हो गई है, पर Q3 और Q4 में जो नए एनपीए है उसमें बढ़ोतरी होने का खतरा है। तो यहां पर एक कॉज ऑफ जो कॉशियस स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिखा है। एलएनटी पर एक्सक्लूसिव जानकारी हमने आपको दी कि एचपीसीएल के राजस्थान रिफाइनरी के लिए सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है, ये सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। और 13,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट जो है उसके लिए सबसे कम बोली ये आती हुई दिखी है। साथ ही जीसीपीएल, पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन और एचईएल ये फोकस में रहेंगे। यहां पर भी हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया है कि जब अब जो है मोदी सरकार इस चीज पर फोकस कर रही है कि जो घटिया क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स है उन पर रोक लगाने पर सख्ती लग रही है, और यहां पर बीआईएस सर्टिफिकेशन जो है वो अब आगे के लिए अनिवार्य हो सकता है, और सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत ही जल्द जो है कॉस्मेटिक रूल 2020 जो है वो लागू होता हुआ दिखेगा। साथ साथ इंडिगो और स्पाइस जेट और जितने भी एविएशन स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पर फोकस रखिए, क्योंकि एविएशन मंत्री का बयान आ रहा है कि 15 जनवरी 2021 तक जो है एयर ट्रैफिक ऑलमोस्ट प्री कोविड स्तर पर पहुंचता हुआ दिखेगा। तो अपने आप में काफी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेटमेंट है एंटायर एविएशन स्पेस के लिए। टाटा मोटर्स, इनका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है मार्को पोलो, उसमें ये 49% हिस्सेदारी खरीदते हुए नजर आएंगे। अभी मौजूदा हिस्सेदारी 51% है, तो पूरी की पूरी 100% हिस्सेदारी जो है अब टाटा मोटर्स इस जॉइंट वेंचर में होल्ड करता हुआ दिखेगा। और अंत में राणे मद्राज, यहां पर प्रोमोटर ग्रुप को करीब 60 करोड़ के वारंट्स जारी करने पर मंजूरी मिल गई है, तो इनके लिए भी काफी पॉजिटिव खबर है।
ओके तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। इस बीच इस हफ्ते का मोस्ट चर्चित स्टॉक बर्गर किंग, जरा उसके चार्ट को पुल अप करिए। थोड़ी देर पहले अपर सर्किट तक लॉक था, अब स्टॉक में गिरावट आई है और काफी भारी गिरावट आती हुई दिख रही है, बल्कि अब लोअर सर्किट पर बर्गर किंग का स्टॉक फिसल गया है। तो एकदम वर्टिकल फॉल आया, अपर सर्किट से सीधा लोअर सर्किट 10% ऊपर था। कल और परसों हमने देखा कि 20% के अपर के सर्किट से आज फिल्टर रिवाइज हुआ और अब देखिए एग्जैक्टली वर्टिकल फॉल आती हुई दिखी है। विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आप अपर सर्किट से लोअर सर्किट पर आ गए हैं। जहां तक बर्गर किंग का सवाल है तो किसी ने अपनी बड़ी पोजीशन खाली करी है इन स्तरों पर और अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक में वर्टिकल गिरावट आती दिखी। आज सुबह अनिल जी इसी बारे में आपसे भी बात कर रहे थे कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए। जिस तरह से आपका भारी मुनाफा बर्गर किंग में आया है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी अनिवार्य है और देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। देखते हैं ये सर्किट अपर सर्किट से लोअर सर्किट पर आया स्टॉक तो क्या अब दोबारा इस सेशन में खुलेगा या नहीं, क्योंकि सडनली सेलर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है जहां तक बर्गर किंग का सवाल है। नजर रखिए स्टॉक पर, एक्शन भरपूर हो रहा है मार्केट्स में इस समय और कई सारे और स्टॉक्स हैं जो जबरदस्त तेजी का माहौल दिखा रहे हैं। तो हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं और चर्चा करते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी और संदीप जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सुमित जी, आज सुबह की आपकी पिक ऑफ द डे रेमंड, सुबह आई थिंक पहला टारगेट 360 का आ ही गया था, वहां से भी अब और बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। बताएं रेमंड पर क्या करना चाहिए अगर पोजीशन ली है तो। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल एकदम सही याद है आपको। रेमंड सुबह का पिक था और आज एक अच्छा परफॉर्मेंस रेमंड के अंदर देखने को मिल रहा है। 5 से 6% की मजबूती अभी स्टॉक में देखने को मिल रही है और डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अभी तो ये और रैली दिखाएगा रेमंड में। मेरे को लग रहा है कि बेस बन के अब एक यहाँ से रैली की शुरुआत हुई है। 370 का लेवल टूटने के बाद 390 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का मूव जल्दी ही रेमंड के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस को कैरी करें। ब्रेकआउट है 370 के बाद 390 से 400 रुपए तक के लेवल जल्दी रेमंड में देखने को मिलने चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए रेमंड, जबरदस्त एक्शन में है स्टॉक इस समय, यहां से और तेजी आ सकती है। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का राकेश जी, कुणाल जी के लिए बाय सेल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिवांशु, ये हमारा एल्गो ट्रेड है और खरीदारी की राय है गोदरेज एग्रोवेट पर। यहां पर एक बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट, मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 550 की एक नेकलाइन बहुत समय बाद यहां टूटती हुई देखने को मिल रही है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, एक बड़ा उछाल यहां पर 585 588 तक का शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो गोदरेज एग्रोवेट को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में एक कंसोलिडेशन चल रहा था कई दिनों से, जो कि आज पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये जो ब्रेकआउट है ये स्टॉक को 580 और बाद में 600 रुपए के लेवल्स तक ले जा सकता है। तो हमारी राय में इन स्तरों पर बाय करके चलें। 580 का पहला टारगेट, 600 का दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 540 पर रखना है। तो 540 रुपए के स्टॉप लॉस से गोदरेज एग्रोवेट में एल्गो खरीदारी की राय। ओके तो एल्गोपिक गोदरेज एग्रोवेट यहां पर नजर रखिए और हम देख रहे हैं कि यहां पर लगातार प्रमोटर की तरफ से खरीदारी भी आती हुई दिखी। आज सुबह भी हम हाईलाइट कर रहे थे कुछ 50,000 शेयर्स प्रमोटर ने गोदरेज एग्रोवेट के खरीदे थे, तो वहां से भी सहारा आ रहा है। गोदरेज ग्रुप में प्रमोटर की तरफ से गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर पिछले कुछ दिनों से हम खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, तो ये एक टॉकिंग पॉइंट रहा है इस पूरे ग्रुप के लिए। पर फिलहाल गोदरेज एग्रोवेट यहां पर रखिए नजर, जिस तरह से खरीदारी आती हुई दिख रही है। पर बाजार में जो एक्शन है और निफ्टी का जो नया हाई है, वहां पर आप एक बार फिर से एचडीएफसी ट्विंस का सहारा आते हुए देख रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी फ्यूचर्स देखिए 2500 के पार जाते हुए दिखे हैं और एचडीएफसी बैंक में भी अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी बढ़िया एक्शन है। तो एचडीएफसी ट्विंस बाजार को लीड करते हुए दिख रहे हैं इस समय, ये एक क्लियर फैक्टर है। सुमित जी, एचडीएफसी लिमिटेड 2500 के पार गया है और जबरदस्त एक्शन में है। कल आशु जी भी इस पर रिकमेंडेशन देके गए थे, बल्कि 2500 का उनका पहला टारगेट था, वो भी हिट होते हुए मुझे दिख रहा है। अब बताएं सुमित जी, 2500 अब एचडीएफसी फ्यूचर्स क्या करेगा? दोनों काउंटर बहुत स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक दोनों में लास्ट 3 दिनों में लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांग अपसाइड मूव देखने को मिला है। एचडीएफसी स्पॉट में 2500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये
एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और ऊपर के अपसाइड के मूव के लिए स्टॉक यहां से ऐसा लगता है कि 2500 के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद एचडीएफसी के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा, जिसमें 2550 रुपए 2570 रुपए तक के अपसाइड मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी के अंदर पोजीशंस को होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। स्पॉट लेवल्स में आज 2500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो ये रैली एक्सटेंड होगी 2550 2570 रुपए तक के लेवल फिर जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 2550 2570 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक एचडीएफसी का सवाल है, नजर रखिए इस काउंटर पर जबरदस्त तेजी में आ रहा है। वागले साहब, एसआरएफ सुबह भी सर इसके बारे में बात करी थी, वहां से और तेजी भी आई है और अभी भी बढ़िया रुझान दिखा रहा है। 5600 का हाई ऑलरेडी एसआरएफ लगा चुका है सर, पहला टारगेट आपका आ गया, बताएं अब क्या चाल होगी एसआरएफ की? दीपांशु, हमारा इंट्राडे का तो टारगेट आ गया, लेकिन अभी भी मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। 5700 मिनिमम यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से 150 रुपए ऊपर मुझे दिखता है, शायद आज ना आए लेकिन आज और कल में आना चाहिए। किसी ने इंट्राडे के तौर पे लिया है तो उसको बुक कर लेना चाहिए था 5600 पे, लेकिन किसी को खड़ा रखना है तो 5500 के थोड़ा सा एक 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के 5700 के टारगेट के लिए अभी भी वेट कर सकते हैं। मुझे कोई वीकनेस नहीं दिखाई देता है। ओके, तो कोई परेशानी नहीं है, होल्ड करिए पोजिशनल टारगेट के लिए। इंट्राडे जो वागले साहब का टारगेट है 5570 का, वो हिट हो गया, बल्कि 5600 के ऊपर आपने स्टॉक को जाते हुए देखा है। एसआरएफ जबरदस्त एक्शन में, ये काउंटर भी है। बीईएमएल यहां पर थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है और फिर से निचले स्तरों से अच्छा स्पाइक आया है। बंसल जी, बीईएमएल का चार्ट देखिए, कुछ एक्शन हो रहा है इसमें, ट्रेड बनता है क्लोजिंग शो के लिए सर? देखिए दीपांशु, इसमें तो देखें तो पहले भी डिस्कस किया था, चार्ट इसका एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल चुका है। और जिस तरीके से आज भी ये स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो इसको पहले भी हमने रिकमेंड करा था कि इसमें छोटे टारगेट्स ना रख के 980 के बड़े टारगेट्स के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। तो दीपांशु, खरीदारी की राय है, करेक्शंस पर बीएमएल को ऐड करें 980 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो करेक्शंस पर बीएमएल को ऐड करें 980 के टारगेट्स के लिए। ये अब रुकने वाला नहीं है और मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी थी अर्लियर, और उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से डिफेंस ऑर्डर बुक इन पर्टिकुलर इनकी शानदार मूवमेंट दिखा रही है। एंड ऑफ कोर्स प्राइवेटाइजेशन की तो एक ट्रिगर है ही इस पर, जहां पर हमारी नजर है। तो बीईएमएल ये एक स्टॉक है जहां पर आपको मूव आ रहा है। कैश स्पेस में अगर आप देखें तो वंडरला यहां पर भी अच्छा मूव आया है और हम इसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे सुबह। कई ट्रिगर्स आए हैं, इस हफ्ते ही 2 पॉजिटिव खबरें आई हैं, तो जानते हैं कुशल के साथ क्या है वो खबरें और वंडरला हमारे रेडार पर क्यों होना चाहिए, बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, तो देखिए वंडरला हॉलीडेज लगातार आप देखिए दिसंबर महीने में ही ऑलमोस्ट 25 से 26% का रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया है। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क की हम बात कर रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज 3 सिटीज में है, जिसमें बैंगलोर, कोची और हैदराबाद शामिल है। और यहाँ पर जिस तरह का बात बता रहे थे कि इसी हफ्ते 2 पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं, वो इन दोनों पार्क्स के लिए आते हुए नजर आए हैं। एक तो जो कल से बैंगलोर पार्क है, जो करीब 48% कुल रेवेन्यू शेयर इसमें ओवरऑल इनके रेवेन्यू स्ट्रक्चर में शामिल है, वहां पर कल से जो है पब्लिक के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। तो औपचारिक तौर पर जो मंजूरी मिलनी थी अथॉरिटीज से, वो फाइनली मिलती हुई दिखी है। और साथ साथ अगर आप कोची पार्क की भी बात करें तो 24 दिसंबर से ये भी ऑपरेशंस जो हैं अपने शुरू करने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों पार्क्स कंबाइंड अगर आप बात करेंगे तो करीब 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि जो पिछले 8 महीनों के लंबे अंतराल के बाद पार्क्स जो है अब फाइनली खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे यहां पर काफी पॉजिटिविटी बन सकती है और Q3 और Q4 में नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर आप अभी का भी ट्रेंड देखें तो काफी बेहतरीन जो है तेजी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर महीने में ऑलरेडी हो चुकी है, तो Q4 के नंबर जो है काफी फोकस में रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए वंडरला पर नए ट्रिगर्स आते हुए। जैन साहब, अनलॉक थीम में काफी सारा एक्शन आ रहा है। वंडरला यूजुअली उतना एक्टिवली मार्केट रेडार पर नहीं आता है, पर इनके भी 2 पार्क्स खुलने की अनुमति मिली है। बताएं सर, किस तरह से देखना चाहिए वंडरला को? बिल्कुल, जो मार्केट रेडार पे जो स्टॉक नहीं आता है वो स्टॉक अपनी नजर में रहता है दीपांशु जी, तो अपन डिस्कस भी करते हैं। और वंडरला शायद मुझे ध्यान है इसके मिड कैप सेगमेंट में भी किसी हमारे दिग्गज एक्सपर्ट ने रेकमेंड भी किया हुआ है। और वैसे भी मेरे रडार पे इसीलिए अब है क्योंकि जो भी अनलॉक की थीम है उसका ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज होगा। और देखिए टूरिज्म की जो पेंट अप डिमांड है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आएगी।
हमने देखा जो सेक्टर्स धीरे धीरे खुले थे वहां पे पेंट अप डिमांड से कैसे सितंबर का क्वार्टर अच्छा आया, बट यहाँ तो देखिए जीरो रेवेन्यूज थे जून और सितंबर के क्वार्टर के। बट अब जो आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने इसी थीम पे मैंने होटल का स्टॉक भी एक EIH एसोसिएटेड होटल्स दिया था, जो कि उस दिन करीब 18% चला था और अभी भी भाव एकदम मेंटेन्ड है। तो मुझे लगता है ये होटल स्टॉक्स, रिजॉर्ट्स वाले स्टॉक लोग जबरदस्त तरीके से अभी हॉलिडे प्लान्स करेंगे और ये वैक्सीन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। जितना बुरा हो सकता है उतना डिस्काउंटेड है। और मुझे इस टाइप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जो बिजनेस जनरेट करते हैं, जहां पे फी बेस्ड इनकम बाद में आती है, तो आप देखिए वहां पे डेट्स नहीं है, सो विच इज अ वेरी गुड साइन। इवन इस कंपनी का इस खराब टाइम के दौरान भी बिकॉज डेट्स नहीं है तो सस्ती भी कर पा रही है। हमने देखा जो डेट्स लेके इन टाइप के बिजनेसेस करते हैं उनके क्या हाल हुए हैं पास्ट में। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, गुड कंपनी, वेल मैनेज्ड, एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा थीम रह सकता है प्ले करने के लिए हम लोग के लिए। तो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करे, जिन्होंने नहीं ले रखा वो खरीद सकते हैं लेवल्स। ओके, तो नहीं है तो खरीदिए, है तो होल्ड करिए, वंडरला पर नजर रखिए, यहाँ पर एक्शन बन रहा है। और हम अनिल जी ने भी आपको 11 तारीख पर यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, वहां से देखिए तो स्टॉक पर एक्शन आया है। कुछ और कैश स्टॉक्स में एक बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और एक एक करके कैश स्टॉक्स अब स्क्रीन पर जंप होते आ रहे हैं। सुमित जी, मॉइल यहाँ पर नजर देखिए, MOIL 148 के लेवल्स पर आया है, 2% का उछाल मॉइल में है। कुछ एक्शन दिख रहा है सर इस चार्ट पे? दीपांशु, तेजी का एक्शन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और तेजी दिखाने को तैयार है। स्टॉक का जो इमीडिएट ऊपर में हडल है 148-150 का है, वहीं पे अभी ट्रेड कर रहा है 148 के पास। तो ये 148-150 के आसपास के लेवल अगर कन्विंसिंगली ब्रेक होते हैं तो मॉइल में फिर और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और फिर 155 रुपए तक का मूव मॉइल के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो 155 के लेवल्स के लिए मॉइल पर रखिए नजर। ये एक स्टॉक है जो आपको एक बढ़िया तेजी इस समय करते हुए दिखा रहा है। GMDC यहाँ पर एक मूवमेंट बनते हुए दिख रहा है, इस पर भी आपको रखनी चाहिए नजर जिस तरह से एक्शन आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, सुबह भी सुमित जी से इसके बारे में बात करी थी, 10% का उछाल इस समय आपको हिंदुस्तान कॉपर में लिखा है। इस हफ्ते अगर आप देखें तो लगभग 20-22% की तेजी ये स्टॉक आपको ऑलरेडी दिखा चुका होगा। तो ये भी एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर इस समय। ला उपाला यहाँ पर नजर डालिए, इस पर भी एक बढ़िया उछाल आया है और इस समय आपको 6% का उछाल दिखा रहा है। कुणाल जी, ला उपाला कोई व्यू सर इस स्टॉक पर? जिस तरह से तेजी बन रही है, सुबह से एक्शन में रहा है, अभी भी 6% ऊपर है। देखिए इसमें चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, इस पे शायद हमने पहले भी चर्चा की है। और इस स्टॉक में एक बेस बना है, निचले स्तरों पर डबल बॉटम पैटर्न बने थे काफी विशालकाय, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब इसमें कुछ स्थिरता देखने को मिल रही है। काफी सारे इस तरह के ब्लिप्स हमने देखे हैं, जिस दिन एक दिन ये 5-6% बढ़ता है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है इसमें 250 रुपए की, वो पार नहीं हो पाती और स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि देखिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 250 जैसे ये स्टॉक पार करेगा, इसमें फिर एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है और फिर आपको 290-300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में वेट एंड वॉच करें, 250 के ऊपर नई खरीद करें, और अगर पुरानी खरीद है तो 235 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय। ओके, तो 235 का स्टॉप लॉस है पुरानी खरीद के लिए। 250 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करे तो ही आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। ला उपालो पर नजर डालिए, 6% का उछाल इस समय आते हुए दिखा है। ईसाब इंडिया, मेरे को याद है सेठी साहब इस स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले बात करके गए थे, वो जब अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो एक फ्रेश व्यू लेंगे। बट जैन साहब, आपने भी इस स्टॉक के बारे में कई बार पहले चर्चा करी है। ईसाब इंडिया, बताएं सर, बढ़िया उछाल आ रहा है, क्या चल रहा है काउंटर में, इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्या राय देंगे आप? नहीं, अब रुकना चाहिए। देखिए हमने रेकमेंड किया, मुझे ध्यान है सेठी साहब ने भी रिसेंटली रेकमेंड किया, मैंने भी इसको 2 बार रेकमेंड किया है, 3 बार करीब SPL मिड कैप सेगमेंट में या नॉर्मली भी, और शायद जैन साहब के जेम्स में तो किया या नहीं वो मुझे एग्जैक्टली अब ध्यान नहीं है वेरी फ्रैंकली, बट ओवरऑल आई हैव बीन रिकमेंडिंग दिस स्टॉक। और मुझे ये जो लेवल्स है करीब 1000, 1100, 1200 इन लेवल्स पे भी रेकमेंड किया, बट अब जितनी बड़ी तेजी आ चुकी है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब अननेसेसरली इन लेवल्स पे नहीं घुसे। मार्केट्स भी ओवरहीटेड से लगते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि लिक्विडिटी का बहुत जोर है। फिर ये स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और मेरी आपको याद हो तो मैंने बहुत सारे स्टॉक इन्हीं थीम्स पे दिया था, भले वो इंडस्ट्रियल केना मेटल हो, फॉसेको, जो भी इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको मैंने बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड किया अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में। तो वही थीम पे एसएप भी है, इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी, कहीं इश्यू नहीं है।
और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट मूव हमने भी सोचा नहीं था। बट 1500-1600 का रेंज है तो वहां पे खरीदना है, क्योंकि मार्केट में देखिए कोई ना कोई लेवल तो आएगा जहां पे करेक्शन एक बार आएगा, और वो आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे एक बार डीपली मिड कैप स्मॉल कैप भी करेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सेफर साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कोई बुराई नहीं है अपर लेवल्स में। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग में भी कोई बुराई नहीं रहेगी। नजर रखें ईसाब इंडिया, ये एक स्टॉक है जो जबरदस्त तेजी में है। पेंट स्टॉक्स में लगातार एक्शन बन रहा है। एशियन पेंट्स न्यू हाइज पर आते हुए दिख रहा है। बर्जर पेंट्स ये भी आज एक स्टॉक है जो काफी अच्छी तेजी में है इस समय। थोड़ी यहां पर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई है, बट 2.5% ऊपर बर्जर पेंट्स भी इस समय आपको दिख रहा है। कच्चे तेल के प्राइसेस थोड़े बड़े जरूर हैं, पर साथ ही रुपी वीक हो रहा है, तो यहां से इन्हें एक बेनिफिट मिल रहा है। पेंट स्टॉक्स पर बात करेंगे, कुछ व्यूज भी लेंगे। अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी आने की तैयारी में, पर उससे पहले एक बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, हमारी बिकवाली की राय है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक अच्छी खासे बड़े रैली के बाद एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहां पर देखने को मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अगर आप देखें स्टॉक लगभग 2% के करीब डाउन है, जबकि ओपन इंटरेस्ट में 6% का इजाफा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली की राय है। ओवर टू कुणाल जी। दीपांशु, देखे कई सारे बैंकिंग स्टॉक के चार्ट्स देखें तो कुछ चिंताएं दिख रही हैं चार्ट पर। अब साफ एक टॉपिंग आउट पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, और इसमें सबसे क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में हम लगातार वॉल्यूम में कमी आते हुए देख रहे हैं, और ये ऊपर के लेवल्स पर वॉल्यूम में कमी आते अगर दिखाई देती है तो आमतौर पर यह क्लासिकल टॉपिंग आउट का एक सिग्नल होता है। एक ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर आज दिखा है, जब स्टॉक ने 65 रुपए के सपोर्ट को वायलेट किया है, और जो जिस तरह की तेजी इसमें पहले देखी गई है, अगर उसी अनुपात में करेक्शन आता है तो स्टॉक बड़ी आसानी से 60 रुपए के लेवल्स नीचे की तरफ दिखा सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है। तो इन स्तरों पर हमारी बिकवाली की राय है 66 पर 66 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 62 रुपए का, दूसरा टारगेट 60 रुपए 50 पैसे का। ओके, 62, 60, 50 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर करके चलिए बिकवाली। लंबे समय बाद एक बिकवाली का ट्रेड आते हुए दिखा है, वो भी बैंक स्पेस में। देखते हैं किस तरह का एक्शन होगा इस पर चलते हैं अनिल जी के पास। 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी तैयार है। बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली जरूर हुई है। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा है ऊपरी स्तरों से निफ्टी बैंक 100 अंक फिसला है। निफ्टी पर भी लगभग 20-30 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 25-30 पॉइंट ऊपरी स्तरों से फिसले हैं, बट अभी भी 125 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं सर। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है। यूरोप के बाजारों में आधे से 1% तक की तेजी है इस समय। एशिया में पॉजिटिव रुझान रहा। चीन के बाजार 1% ऊपर थे। हांगकांग नियरली 1% ऊपर बंद हुआ। जापान भी पॉजिटिव ही क्लोज होता हुआ दिखा। और कच्चे तेल में लगातार खरीदारी आ रही है। ब्रेंट $51.50 के ऊपर है, तो पॉजिटिव ही एक्शन है, बट थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हुई है। बताएं क्या करना चाहिए सर। दीप, और इसलिए मैं बता दूं आपको कि जो हमने सुबह हीरो या जीरो कॉल दिया था 15-16 रुपए में खरीदारी करने का 13,750 का, उसने 30 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। और 30 रुपए का हाई बनाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा हो सकता है बाजार के साथ नीचे आया, तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लें, अपना स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट के हिसाब से या जहां भी आपको लगाना है वो देखकर चले, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में हम जा रहे हैं और एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़े उतार चढ़ाव, थोड़े वोलेटाइल ट्रेड आपके लिए रह सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे अभी भी लगता है कि 13,700 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। कमजोरी तभी होगी अब आखिरी 1 घंटे में जब 13,700 तोड़े, और उसकी संभावना कम है। और वो क्यों कम है मैं बता दूं। 13,700 के पुट ऑप्शन पर 55 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसमें से 43 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अगर 13,700 आप तोड़ते हैं तो फिर कमजोरी का पहला संकेत आएगा। जिस तरह की पोजीशन बनी उस हिसाब से लगता है कि टूटना नहीं चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 13,800 रुकावट का लेवल है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 62 लाख शेयरों का। उससे पहले 13,750 हल्की रुकावट है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है
कि 13,700 13,750 की रेंज में 13,750 के आसपास कहीं न कहीं निफ्टी एक्सपायरी करने की कोशिश कर सकता है, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि 13,700 के नीचे एक्सपायरी होने वाली है। 13,750 के आसपास मैं देख रहा हूं, वहां पर शायद आपको एक्सपायरी होने के संकेत आए, क्योंकि 13,700 पर आएंगे तो 42 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, वो भी खरीदारी करने के लिए तैयार हैं, और 55 लाख शेयर के पुट खरीदने वाले जो लोग हैं वो सपोर्ट देते हुए, पुट राइटर्स जो हैं वो सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो 13,700 नहीं टूटेगा, ऐसे डेटा में नजर आ रहा है। ऊपर 13,800 तो पार नहीं करेंगे, ये भी दिख रहा है। ज्यादा संभावना है कि 13,750 इसके आसपास की एक्सपायरी होती हुई दिखे। तो रेंज 100 पॉइंट की है, 13,700 13,800 और 13,700 के ऊपर एक्सपायरी के डेटा मुझे नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए एक्सपायरी के लिहाज से रिस्क 35 पॉइंट की रहती है, और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आज के दिन के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना चाहिए, वो है 13,673 का, और उसके लिए आप तेजी के साथ होल्ड करें। बाकी कोई संकेत खराब नहीं है, यूरोप हांगकांग सब मजबूत बंद हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। सिर्फ एक ही आपके लिए रिस्क है कि थोड़ा एक्सपायरी के वक्त लगातार 3 दिनों से आप तेजी देख रहे हैं, लाइफ हाई बना रहे हैं, चौथे दिन आज भी बनाया है, तो हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस प्रॉफिट बुकिंग में डरिए, घबराइए मत। 13,675 13,700 के आसपास आए तो फिर खरीदिए, और बाकी सिर्फ एक्सपायरी के लिए आज से ट्रेड करें तो 13,700 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। ये आपके लिए सिंपल फॉर्मूला निफ्टी पर तेज ट्रेड करने का, और तेजी का ट्रेड आपका बरकरार रहना चाहिए, ये बहुत क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जितनी निफ्टी में पुट राइटिंग हो रही है और जितनी तेजी की पोजीशन बन रही है, बैंक निफ्टी में उतनी ही कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है। समाउ बैंक निफ्टी मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा, और अब भी नहीं है कॉन्फिडेंस कि ये 31,000 को आज पार कर पाएगा, जो शो की शुरुआत में आपने पूछा था। और उसकी वजह मैं ये बताऊं दीप के 31,000 के कॉल्स पर 26 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और उसमें 10 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। उसके पहले 30,900 पर 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 30,800 जहां पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं वहां 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। तो कॉल राइटिंग 30,800 से 31,000 के बीच में काफी कुछ हुई है। अब या तो बैंक निफ्टी बहुत तेजी से भाग के 13,800 पहुंच जाए और बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा दे, वो तो एक अलग बात है, वो हुई। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि अगर अब 31,000 को पार किया तो बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग होगी, तो 31,000 के बाद शॉर्ट न रहे। लेकिन फिलहाल डेटा मुझे जो बता रहे हैं, जितना कॉन्फिडेंस मुझे इस बात का है कि 13,700 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग नहीं होगी, उतना कॉन्फिडेंस इस बात का भी दिख रहा है कि 31,000 के ऊपर शायद बैंक निफ्टी क्लोज ना हो पाए, क्योंकि डेटा उस तरह के हैं। लेकिन नीचे कितना जा सकते हैं कोई खास नहीं, 30,500 मजबूत सपोर्ट है। तो डेटा 30,500 31,000 की तरफ दिखा रहा है। थोड़े थोड़े शॉर्ट कवर होने के सामने तरह से निफ्टी पर मैं फुल फ्लेज जितने कॉन्फिडेंस से निफ्टी पर तेजी की बात कर रहा हूं, बैंक निफ्टी पर उतनी तेजी से मैं 31,000 के पार करूंगा। तो मैं 31,000 पार होते हुए देखना चाहता हूं, नहीं तो तब तक मेरे लिए 30,950 31,000 थोड़ा कंजेशन जोन है, सावधानी वाला लेवल है। जी दीप। ओके, तो थोड़े कंजेशन जोन में इस समय बाजार हैं, और हम देख भी रहे हैं कि थोड़ी मुनाफा वसूली का दौर बढ़ते हुए दिख रहा है कुछ स्टॉक्स में। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी भारी गिरावट है ये, बल्कि जैसे अनिल जी बोल रहे थे, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी वापस आते हुए दिख रही है। 50 पॉइंट बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ है, जैसे अब अनिल जी आपको एक्शन बता रहे थे, और निफ्टी भी 13,750 पर वापस आया है। इस बीच गोल्ड में थोड़ी खरीदारी और बढ़ती हुई दिख रही है, 50,000 पर गोल्ड आते हुए दिखा है। अनिल जी, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि क्या अब 50,000 की तैयारी है, हमारे कमोडिटी सेगमेंट में भी हमने ये बात हाईलाइट करी थी, और क्या आज ही आ सकता है 50,000? और देखिए सर, 50,000 आया है, तो 49,000 के नीचे सोना गया था, वहां से फिर अच्छा सपोर्ट लिया, और पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया रिबाउंड आते हुए दिखा है, जो 50,000 के ऊपर सोने को ले जा चुका है इस समय। तो 500 रुपए की तेजी आज के दिन में आपको गोल्ड पर आती हुई दिखिए। थोड़ा रिस्क एडजस्टमेंट चल रहा है इस समय बाजार में, और आप देख रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर पे भी नजर रखिए, क्योंकि सिल्वर एक आउट परफॉर्मर रहा है आज के ट्रेड में। हालांकि गोल्ड 50,000 का लेवल हम बात कर रहे हैं, सिल्वर पर 0.3% की तेजी आती हुई दिख रही है। 67,700 के लेवल्स के ऊपर सिल्वर आते हुए दिखा है। तो गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही अनिल जी बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर 50,000 के पार के लेवल फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है। एंजॉय, बहुत बढ़िया, तेजी सब जगह हो रही है। और अब सोना चांदी जो थोड़े ठंडे थे, ये भी एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ और स्टॉक एक्शन में आते हुए दिखेंगे जो बताने के लिए तैयार है आपको सेठी साहब। स्वागत कीजिए बिगुल के बाद सेठी साहब का। सेठी साहब की सदाबहार शॉर्ट टर्म, सेठी साहब की नहीं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स।
सेठी साहब, हमने जोश जोश में नाम तो रख लिया आपके सारे बिगुल बना के, लेकिन टंग ट्विस्टर हो जाता है वो। विश्वेश के विशेष में बहुत टंग ट्विस्टर होता है। सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर में भी हम कभी कर लेते, टंग ट्विस्टर हो जाता है। किरण जी के कमाल में हो जाता है। खाली एक वागले साहब का वंडर मैं बहुत आसानी से बोल लेता हूँ। सेठी साहब में भी बड़े टंग ट्विस्टर होते हैं। बताए सर, आज कितनी, 2 तो पिक्स है ना आज? हाँ बिल्कुल अनिल जी, 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट की और एक एफ&ओ की अनिल जी। तो पहले कौन सी बताएंगे सर? अरे जी, कैश मार्केट का स्टॉक रोज की तरह पहले कैश मार्केट का स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक देने के पहले एक तो आपसे भी एक सवाल है अनिल जी। आपको याद होगा आज सुबह मैं मॉर्निंग शो में आपके साथ था, तो मेरा एक पिक ऑफ द डे था, क्या था बताइए अनिल जी। मॉर्निंग शो में आपका पिक ऑफ द जुबिलेंट फूड था। जुबिलेंट फूड भागा है वो? नहीं, पेज इंडस्ट्रीज अनिल जी, पेज इंडस्ट्रीज 26,000 के लेवल पे सुबह रिकमेंड किया। अरे पेज इंडस्ट्रीज, हाँ बिल्कुल अनिल जी 26,000 के लेवल पे। अरे मैं तो सेठी साहब आपको जुबिलेंट फूड के लिए याद कर रहा था। मैंने कहा कि अभी मैं जब आप एफ&ओ की पिक देंगे तो मैं आपसे जुबिलेंट फूड पर पूछूंगा। क्या गजब जुबिलेंट फूड भागा है, बहुत ही गजब। और आज पेज इंडस्ट्री भी आपने सिर्फ 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय दी थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कहा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, आपने कहा हाँ, और ओ माय गॉड 1500। तो मेरी शिकायत, 1500 रुपए भागी, आपने टारगेट छोटा क्यों दिया सेठी साहब? अनिल जी मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना बढ़ जाएगा। 26,500 शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा कॉल था, बट स्टॉक तो रुक ही नहीं रहा। 27,500 हो गया सुबह 26,000 के लेवल पे, और अवेलेबल भी था बाजार खुलने के बाद। ये इसी लेवल पे मिल रहा था 26,000 के लेवल पे, और अभी देखिए 27,000 कुछ 700-800 के लेवल टच करके अभी भी 27,500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है अनिल जी। चलो बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, तगड़ा भागा है। अब बताएं सेठी साहब, आज की आपकी पहली पिक कैश मार्केट वाली बताइए। अनिल जी, जो आज का मेरा कैश मार्केट का स्टॉक है, एक सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली एक छोटी साइज की कंपनी है। सीमेंट सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। स्टॉक का नाम है NCL इंडस्ट्री। ये नागार्जुना सीमेंट नाम का सीमेंट बनाती है। सिकंदराबाद बेस्ड कंपनी है, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा जो रेलवे स्लीपर्स में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल सीमेंट भी बनाती है। और फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में इनका एक बाइजन सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड आता है, जो कि जर्मनी की कंपनी है बाइजन वर्क है। इनके साथ इनका टाई अप है, जो कि पार्टीशन रूफ पे यूज होता है, वो बनाती है। फिर और भी बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे UPVC विंडोज है, रेडीमेड डोर्स है, इस तरह का कारोबार है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी है, और उससे जो पावर प्रोडक्शन होता है वो ये कंपनी का ऑलरेडी PPA है स्टेट डिस्कम्स के साथ, तो वहां से भी अच्छा रेवेन्यू आता है। बाकी अनिल जी, इस कंपनी ने सितंबर तिमाही के जो नतीजे दिए, जबरदस्त नतीजे थे। इस साल सितंबर तिमाही में 42 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट था। और सितंबर तिमाही में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो थे 20% के। स्टॉक अभी 7.5-8 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। डिविडेंड दिया 2.5 रुपए का, डिविडेंड यील्ड भी अराउंड 1.7% है। और कई म्यूचुअल फंड जिसमें प्रोमिनेंट HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड वो 6% हिस्सेदारी इसमें ओन करता है। तो ये स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जो अभी 145-46 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म पे 160-65 के लेवल आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 140 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए NCL इंडस्ट्रीज में खरीदारी की राय। 160 रुपए के टारगेट के लिए करें खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक दौड़ने को तैयार है, भागने को तैयार है। सीमेंट शेयरों में सब में तेजी बनी हुई है और जबरदस्त बनी हुई है, और ये स्टॉक भी बहुत ही मजबूत बेहतरीन फंडामेंटल वाला जो आपके लिए तेजी करने के लिए तैयार है। 140 का स्टॉप लॉस लगाए, 160-165 के टारगेट के लिए यहां पर करें आप खरीदारी। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया आपके लिए कैश का स्टॉक। और F&O वाला सर? तो मैं आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है अनिल जी, बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 1990-91 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों के अंडर परफॉर्मेंस से निकल के अब ये स्टॉक बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। और यहाँ से जो निफ्टी की रैली है उसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का होने वाला है। इस स्टॉक को, ये जो करंट लेवल है 1990 के, इस पे बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। बहुत ही जल्दी 2050 के टारगेट आने चाहिए। बाकी इस स्टॉक पे मुझे लगता है वो सब टारगेट के बियॉन्ड ये स्टॉक आने वाले दिनों में जाएगा। तो ये स्टॉक पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 1990 के लेवल पे खरीदारी करें, 1975 का स्टॉप लॉस रखना, और 2050 के बहुत ही शॉर्ट टर्म के टारगेट। 2050, ओके। तो सेठी साहब फिर निफ्टी का भी टारगेट दो इसके साथ साथ।
अरे अनिल जी, बिल्कुल निफ्टी में भी तेजी होगी, बट मेरा ये मानना है कि जैसे जो सेगमेंट, जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं निफ्टी में, वहां जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसको संभालने के लिए रिलायंस रहेगा और एक इन्फोसिस जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से बुलिश हूँ, फिर आजकल भारती भी एक अच्छा रनअप दे रहा है। तो इन तीनों स्टॉक्स की वजह से मुझे लगता है निफ्टी में कोई गिरावट नहीं होगी। हो सकता है सेक्टर टर्निंग होवे, दूसरे स्टॉक्स में बिकवाली आवे, बट ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव ही लग रहा है और निफ्टी में बिल्कुल यहाँ से भी और तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट। तो निफ्टी में भी यहां से तेजी के संकेत है और यहां पर खरीदारी के संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। रिलायंस इंडस्ट्रीज लीड करेगा बाजार को और यहां पर खरीदारी करने की राय है सेठी साहब की तरफ से। बहुत ही बढ़िया, शानदार यहां पर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, शानदार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। बीएमएल में 8% की बड़ी मजबूती, थोड़ी देर पहले बात कर भी रहे थे दीप, और बोला भी था आपको याद हो तो बंसल जी ने कि हाँ स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार है। परसों हमने इस पर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी बीएमएल पर, कल की थी मेरे ख्याल से, कल ही की थी हाँ, और उसके बाद स्टॉक बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में बड़े ब्रेकआउट होते हुए दिखे हमारी एक बढ़िया बेहतरीन एक्सक्लूसिव स्टोरी के बाद। बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ पर डाइवेस्टमेंट को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और भी कुछ डेवलपमेंट, इतना स्टॉक भागा है। कोशिश करते हैं पता लगाने की क्या वजह है, क्या डेवलपमेंट्स और होते हुए दिख रहे हैं, उसका पता लगाकर हम आपके सामने रखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे भी अगर किसी तरह की कोई और डेवलपमेंट्स इस पर बीएमएल पर होते हुए दिख रहे हैं तो, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल गहरी पकड़ रखती है डीपम और डाइवेस्टमेंट के मामलों से रिलेटेड। कुछ और बढ़िया इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपके सामने लाएंगे। इस बीच एक इंफॉर्मेशन जो कल हमने आपको दी, उसके बाद देखिए स्टॉक बड़ा मजबूती में आता दिख रहा है, वो है एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक भी 665 पर आता हुआ दिख रहा है। कल हमने कहा कि अब सीसीआई की मंजूरी मिलने वाली है और उसके तुरंत बाद आपको जल्दी से यहां पर आता हुआ दिखेगा अप्रूवल इरडा की तरफ है। एमएफएसएल तेज दौड़ लगाता हुआ। वागले साहब चार्ट देखिए। अनिल जी, पोजिशनली अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ पर बाय करूंगा 650 के स्टॉप लॉस से, 15 रुपए की रिस्क होगी और मेरा टारगेट 700 का होगा। पोजिशनल एक हफ्ता हो सकता है, 4-5 दिन लग सकते हैं। आज मुझे मोमेंटम तब दिखेगा जब ये 6 के ऊपर ट्रेड होगा। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें और मुझे लगता है फिर 685-690 के टारगेट्स होने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। स्टॉक धुआंधार एक्शन में है इस वक्त और कई सारे कैश के स्टॉक्स भी बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और वहां पर भी बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है। उनमें से एक है जैन साहब का फेवरेट एक्सप्लियो सॉल्यूशन। जैन साहब आज मेरे रडार पे आया आपका जेम्स वाले कई सारे स्टॉक्स बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। ये भी आज 8% 506 के पार निकलता हुआ। आपके टारगेट्स क्या थे अगर आपको याद है तो, और अब क्या करना चाहिए बताइए। अनिल जी, वैसे मैंने एक्सप्लियो सॉल्यूशंस दिया नहीं था वेरी फ्रैंकली। इसको जहां तक मुझे याद है सेठी साहब ने रेकमेंड किया था और ये मैंने मेरी पुरानी पारी में जरूर से रेकमेंड किया। सेठी साहब ने दिया था, ओके। हाँ, और पुरानी पारी में मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है और इस स्टॉक का नाम तब SQS BFSI हुआ करता था और ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कुछ करते हैं और ओवरऑल बट यस अच्छा मूव दे रहा है और नीचे के लेवल से भी अच्छा खासा मूव दे चुका है और मेरे हिसाब से आईटी स्टॉक्स में वापस से माहौल अच्छा बना हुआ है, क्योंकि एक तो डॉलर भी हो सकता है कि वापस से अगर स्ट्रांग होता है तो पहले तो ये डिमांड की वजह से थे और अब आईटी डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से भी थोड़ा मजबूत हो सकता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब डॉलर में एक बार रूपी वगैरह ज्यादा स्ट्रांग हो गए दूसरी करेंसीज, तो उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स वापस से चलेंगे और नॉर्मल से आएंगे तो फिर से माहौल ठीक बनेगा। तो ओवरऑल आई फील जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रख सकते हैं और एक बार आराम से ये 550 से 600 के टारगेट्स तक दिखा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सप्लियो सॉल्यूशन। वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ में, मुझे लगा कि आप हैं या सेठी साहब है, तो दोनों के स्टॉक काफी कई बार मिलते हैं। हालांकि सेठी साहब आपके जितने वो अननोन स्टॉक नहीं ढूंढ के लाते हैं, उनके थोड़े नोन होते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी कमाल कर जाते हैं इस मामले में। थोड़े अननोन स्टॉक उनके भी होते हैं तो पता नहीं रहता। तो मुझे लगा कि जिसका नाम कम सुना हुआ वो जैन साहब का स्टॉक, लेकिन ये फॉर्मूला हर वक्त चलता नहीं है, अब मैं ध्यान रखूंगा। आइए, एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है और वो भी वागले साहब का एक जमाने में फेवरेट हुआ करता था, उसके बाद वागले साहब ने इससे पूरी तरह से मुंह मोड़ दिया, देखते भी नहीं है। वागले साहब जरा जस्ट डायल को देखिए, शायद आपकी नजर पड़े तो कुछ और भला हो जाए। इस स्टॉक का 7-8% भागा हुआ है आज।
अनिल जी, पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अभी आपने एफएनओ में से निकलवा दिया तो मेरे नजर से हट गए ये, लेकिन पैटर्न अच्छा है। मुझे लगता है ये मिनिमम 710 712 तक तो जाना ही चाहिए। अभी 662 का करंट भाव है। कैश के हिसाब से आपको थोड़ा सा लंबा 640 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 20 रुपए की रिस्क और 60 रुपए का 40-50 रुपए का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बनता है। और अगर ये 712 क्रॉस कर देता है फिर ये 750 भी जा सकता है। ओके, तो जस्ट डायल पर रखिए नजर। एक्शन आ रहा है इस स्टॉक में, एक्शन आ रहा है कई सारे मिड कैप्स और कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में भी, क्योंकि बाजार में भरपूर एक्शन चल रहा है इस समय। और फ्लो से रिलेटेड भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन होगा। एमएससीआई रीबैलेंसिंग तो हुई थी पिछले महीने और हमने देखा कि उसके वजह से शानदार खरीदारी आई। फुटसी की भी रीबैलेंसिंग हो रही है और इससे कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी है वो जान लेते हैं एक बार। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष, बताएं किस तरह के कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे? दीपांशु, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर इन्फ्लोज आते हुए दिखेंगे, वेटेज इंक्रीज होगा, यानी इन्फ्लोज बढ़ते हुए नजर आएंगे। और कुल मिलाकर देखा जाएगा तो इस रीबैलेंसिंग से करीब 5,150 करोड़ से लगभग 6,600 करोड़ के इन्फ्लोज आने की उम्मीद है भारतीय बाजारों में, और इसका उत्साह आपको साफ दिखने को मिल रहा है। दरअसल मैं बता दूं कि फुटसी की जो रीबैलेंसिंग है 4 चरणों में हुई थी। यहाँ पर पहला जो चरण है वो सितंबर में हमने देखा था। अभी जो कल बदलाव जो लागू होंगे वो दूसरा चरण होगा। तीसरा चरण होगा मार्च 2021 में और चौथा होगा जून 2021 में। तो कुल 4 चरणों में टोटल रीबैलेंसिंग होगी। अब कल के हिसाब से जो बदलाव लागू हो रहे हैं उससे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है L&T सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 390 करोड़ के इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे। एशियन पेंट्स दूसरे नंबर पर है, करीब 380 करोड़ के इन्फ्लोज। यहाँ पर वेटेज इंक्रीज होगा, इसका एक असर देखने को मिलेगा। TCS एक और IT दिग्गज काउंटर है, 345 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टाटा स्टील में 301 करोड़, बजाज फाइनेंस में 240, M&M में करीब 235, नेस्ले 228, ब्रिटानिया में भी अगर आप देखें तो सिमिलर 228 करोड़ के इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे भी कुछ छोटे स्टॉक्स हैं। NTPC अगर देखें तो 221 करोड़, डॉक्टर रेड्डीज करीब 200 करोड़, IRCTC 190, डिविस लैब्स 170 और टाटा कंज्यूमर आखिर में देखें तो 162 करोड़ के इन्फ्लोज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक्शन में आ रहे हैं। फुटसी रीबैलेंसिंग यहाँ पर भी नजर रखिए, और कुछ स्टॉक्स में रीबैलेंसिंग वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लोज आते हुए दिखेंगे। पर एक स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर, रिकमेंडेशन आ रही है अनिल जी की तरफ से, कल के 2000। बताएं सर। दीप, खरीदारी की राय इसमें तो खैर कोई नई बात है नहीं, और इस खरीदारी की राय में मैं थोड़ी क्रेडिट आपको भी दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आपने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया BEML, जिसने बढ़िया एक्शन दिखाया, उसको देखकर मैं दूसरा स्टॉक आपको देने जा रहा हूं, और वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL ये फ्यूचर्स वाला 119 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, 119-119.50 की रेंज में। इसे यहां अभी तुरंत प्रभाव से खरीद लेना चाहिए, बिना समय गंवाए, बिना समय व्यर्थ किए। BEML का डाइवेस्टमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और BEML देखिए, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि BPCL का डाइवेस्टमेंट होगा तो HPCL की IOC की री रेटिंग होगी। सिमिलरली BEML का डाइवेस्टमेंट होगा तो इससे मिलते जुलते कारोबार करने वाली BEL जो है उसकी री रेटिंग होगी, क्योंकि जिस प्राइस पर और जिस तरह से वैल्यूएशन पे डाइवेस्टमेंट होगा, इनके पूरे दिन फिर जाने वाले। और मैं ये कहूंगा कि BEL को छोटे टारगेट के लिए मत खरीदिए, इसको बड़े टारगेट के लिए खरीदिए, और ये बड़ा टारगेट होगा 130 रुपए का पोजिशनल टारगेट होगा। 130 रुपए के पोजिशनल टारगेट के लिए आपको दम लगाकर BEL खरीदना चाहिए। 117 रुपए का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। छोटा टारगेट जिनको ट्रेडिंग के लिहाज से रखना है वो 123 का एक छोटा टारगेट रखें, वहां से आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले। 126 का दूसरा टारगेट रखें और फाइनल टारगेट 130 का रखें। बाजार का मूड माहौल जब तक ठीक है और जिस तरह से डाइवेस्टमेंट की गाड़ी आगे बढ़ रही है, BEML पूरी तरह से री रेटिंग होने को तैयार है, और यहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है कंपैरेटिवली। और आप देखिए जो गैप, जबकि BEL तो लीडर इस सेक्टर का, और उसके बावजूद अगर BEML को इससे बेहतर वैल्यूएशंस मिलते हैं, उसका डाइवेस्टमेंट तगड़ा होता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से BEL की री रेटिंग होने की चांसेस बनेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत बढ़िया एक्शन दे सकता है, रिस्क फ्री है। सबसे बड़ी बात है क्या, आपके लिए ज्यादा कोई ऐसी रिस्क है नहीं वहां पर डाउन साइड की, तो उस लिहाज से मुझे लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। सुमित जी हमारे साथ हैं, और सुमित जी कई बार BEL को रिकमेंड कर चुके हैं।
पीएसयू स्टॉक्स के मास्टर हैं, उनकी लिस्ट पे, उनके रडार पर हमेशा रहते हैं। सुमित जी जरा बताइए, क्या बीईएल में कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं? कुछ ये 118.20 के पार निकला है और अगर आज 118.20 के ऊपर बंद होता है तो क्या ये तैयार है नई तेजी और बड़ी तेजी के लिए? बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही कहा आपने। कल ही हमने बीएल रेकमेंड किया था और अभी यहाँ से ब्रेकआउट देने को तैयार है। 118 120 ये इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। इनफैक्ट ये लास्ट 1.5-2 साल के हाइस के पास आ चुका है और अभी यहाँ से बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहे हैं, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे। एक बार ये 120 के ऊपर 1 या 2 दिन के लिए क्लोजिंग दे दे, 10% का अपसाइड मूव बीएल के अंदर देखने को मिलेगा। अनिल जी, जो मैं कैश के स्टॉक्स में बोलता हूं वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। फ्यूचर वाले स्टॉक के अंदर 10% का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। और जो आप बोल रहे हैं 130 132 के लेवल, ये बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 120 के ऊपर क्लोजिंग आते ही बहुत शार्प अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों में या 3 दिनों में मूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो 10% की तेजी के लिए तैयार हो जाए बीएल में माफ कीजिएगा। और बीएल पर जो सबसे ज्यादा बुलिश काफी समय से रहे वो हैं भसीन साहब। भसीन साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बिगुल के साथ उनका भी करते हैं स्वागत। स्वागत है भसीन साहब आपका। पहले तो एक बार अभी बीएल की बात चल रही थी और आप तो काफी लंबे समय से बीएल पर बुलिश है। क्या 120 रुपए के आसपास भी आपको अच्छा लगता है अभी भी बीएल सर? अरे अनिल जी, पीएसयू की री रेटिंग हो गई। अब जब हम आपको 65 पे कह रहे थे कोई पूछने वाला नहीं था, और अब आप सब आपको कहते हैं 120, तो अभी भी वो 150 का शेयर है। लेकिन मैं इस समय आपको ये नहीं कहूंगा कि एकदम जाइए, उससे अच्छा गेल है सर, गेल 150 रुपए जाएगा। तो आई थिंक पीएसयूज में अब जो इनहेरेंट वैल्यू है, आपको याद है किस भाव पे हम आपको कहते थे और लोगों को दिखा भी दिया। 65 वाला 105 110 वहां से हमने बंद कर दिया था कवरेज, बिकॉज वी हैड मेड मनी। But I still think PSUs have a lot of value in them. बिल्कुल परफेक्ट। बताएं सर अब आपके अपडेट और साथ ही फ्रेश कॉल्स। सर तो अपडेट वही है, गेल आपको बाय कराया, आइडिया, बैलेंस, बालकृष्णा इंडस्ट्री अभी आपको इंडिया बुल दिलाया, होल हार्टेडली वेरी वेरी बुलिश, एंड डीवीज लैब और एमएनएम शॉर्ट कराया। सब में बने रहिए, मार्केट वॉलेटाइल है एंड डोंट बी सरप्राइज इफ यू सी सम नेगेटिव टोन्स आल्सो। अब आपके लिए बीटीएससीटी एक है जो मेरा वैल्यू बाय और मेरा फेवरेट शेयर है, जो आपको याद है, वो भी एक आउट परफॉर्म है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं सर। सर आईटीसी 213 13.25 में लीजिए, 209 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। आपको याद है 160 65 70 75। अब आईटीसी इज गोइंग टू ब्रेक ऑन द अपसाइड। इट इज द बेस्ट वैल्यू स्टॉक एट 13,700। ओके चलिए, ये है आपके लिए राय आईटीसी खरीदने के। डिफेंसिव्स में आ जाइए, तेजी करिए और सही स्टॉक्स में जहां वैल्यूएशन का कंफर्ट है वो बता रहे हैं। आप देखिए पूरी तरह से वसीम साहब ने स्ट्रेटजी बदली। डीवीज, आईटीसी, गेल, इस तरह के शेयर जहां पर रिस्क कम है वहां पर आप खरीदारी करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम साहब, आप बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। ओके, बढ़ते आगे और अब आखिरी बचे हैं कितने, 35 मिनट 40 मिनट बचे हैं। बाजार मजबूत है 13,750। जो हीरो या जीरो कॉल हमने दिया था 15-16 रुपए में, 30 रुपए का हाई लगाकर वापस 15-16 रुपए के आसपास आ गया। प्रॉफिट बुक किया है तो ठीक, नहीं तो कॉस्ट के आसपास आ गया। आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि अब धीमे धीमे टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी है, हार्डली कुछ बची है। एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गया तो आप अपनी रिस्क के हिसाब से देखते चले। लेकिन आप देख लीजिए 13,750 जिसके आसपास हम एक्सपायरी की बात कर रहे थे, आखिरी आधे घंटे में बाजार वहीं पहुंचता हुआ दिख रहा है और 31,000 को पार करने में आ रही है मुश्किल। ये भी आपको साफ नजर आएगा इस वक्त। तो चलिए बढ़ते आगे और कुछ और बढ़िया स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पर आपके लिए एक्शन होता हुआ दिख रहा है। माय गॉड, पेज इंडस्ट्रीज 6%। हो एक स्टॉक है जो बड़ा सुर्खियों में, रिकमेंडेशन लगातार सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, लेकिन स्टॉक बहुत भाग नहीं रहा। वजह अदानी लॉजिस्टिक्स जो जिनके पास बड़ी स्टेक है वो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक गिर नहीं रहा। तो इन खबरों के बीच में स्नोमैन में क्या हो रहा है बताने के लिए वरुण तैयार है हमारे साथ। वरुण बताइए। डेफिनेटली देखिए अनिल जी, दरअसल स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अगर आप देखें तो अडानी लॉजिस्टिक्स जो है वो लगातार बिकवाली करते जा रहा है। अब अगर आप देखें तो 27 नवंबर से अब तक इनने लगातार बिकवाली की है। करीब करीब 8.19% के आसपास की इक्विटी जो है
उसको भी बेच चुके हैं, यानी कि करीब 1,36,00,000 शेयर्स के आसपास जो है ये बेच चुके हैं। लेकिन अभी भी करीब 17.8% शेयर जो है इनके पास स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के अभी भी है, यानी कि करीब 26% स्टेक इनके पास था। अब ये समझिए कि 26% स्टेक आया कहां से। दरअसल अडानी लॉजिस्टिक्स जो है वो स्नोमैन को खरीदना चाहता था गेटवे डिस्ट्रीपार्क से, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है। 40% स्टेक खरीदना चाहता था, जिसके लिए इन्होंने डील भी कर ली थी, और उसके बाद अडानी को एक ओपन ऑफर लाना था। डील होने के पहले दरअसल अडानी जो है 26% का ओपन ऑफर लगाया 44 रुपीज के भाव पे, और उसके बाद गेटवे डिस्ट्रीपार्क ने इनको अपना स्टेक बेचने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो अडानी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि स्टेक नहीं मिलने के कारण इस कंपनी का स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कोई डे टू डे ऑपरेशन में कोई बोल नहीं सकते थे ये कुछ, और बोर्ड में इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, केवल एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन के ये रह गए थे। तो ये अडानी के कोई काम का नहीं लगा इनको, इसके लिए अडानी ने अब लगातार अपना स्टेक जो है उसको बेचना चालू कर दिया है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें स्टेक की बिकवाली हो रही है। 8.19% बेच चुके हैं, 17.8% के आसपास बचा है, देखना होगा ये कब तक बेचते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, अडानी को मुनाफा जरूर हुआ। ओपन ऑफर 44 के भाव पे लाए थे, और जो स्टेक बेचा गया है ये करीब 59 रुपीज प्रति शेयर के आसपास बेचा गया है। तो कंपनी नहीं मिली इनको, लेकिन कंपनी की जो शेयर्स लिए ओपन ऑफर में उसमें फायदा जरूर मिल गया। बिल्कुल, तो कंपनी नहीं मिली पर कंपनी के शेयर्स लिए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, तो डे टू डे रनिंग में भी इनका कुछ रोल नहीं हुआ। तो अब शायद अपनी कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर थोड़ी और हिस्सेदारी प्रून करने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी ग्रुप से तो ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आती नहीं है। पर जैन साहब, कोई व्यू स्पेशली स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर हमारे साथ मैनेजमेंट कुछ हफ्तों पहले जुड़ी भी थी, एक्सक्लूसिवली बातचीत भी करी थी कि किस तरह से कोरोना डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स करे हैं, स्पाइसजेट के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है, और हैवी सेलिंग हो रही है अदानी की तरफ से। 8-9% स्टेक बिक चुका है पिछले कुछ हफ्तों में, पर वो अब्सॉर्ब भी हो रही है बाजार की तरफ से। तो इंटरेस्ट आ रहा है बाजार में स्नोमैन के लिए। जैन साहब, आपका व्यू? इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, बाजार को लिस्टेड स्पेस में कोल्ड स्टोरेज चेन वाली कंपनी नहीं दिखती, और तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ओवर फोकस्ड हो रखे हैं। और मुझे ये कई सालों से ओवररेटेड लगती है कंपनी। आईपीओ के बाद भी जबरदस्त चलती है यहाँ, बट नंबर्स देखिए क्या होता है, मैं जब भी स्टॉक चुनता हूं या जेम्स में लाता हूं या ओवरऑल लाता हूं, मुझे डेटा पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं। मैं होप का प्ले आजकल कम कर दिया हूं, क्योंकि मैंने कोरोना के दौरान इस चीज पे फोकस किया कि कहाँ गलतियां हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में। तो डेटा गलत नहीं होता, और डेटा में क्या होता है, अननेसेसरी कंपनियों में डेट्स नहीं हो, और अगर कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छे से करो। और ऐसा नहीं है कि लॉजिस्टिक स्टॉक्स दूसरे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट इनका परफॉर्मेंस आप देखिएगा क्वार्टरली सितंबर 2019 से आ ही नहीं रहा है। तो अगर उस टाइम पे नहीं आया, हो सकता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए हो, बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई दूसरी कंपनी भी आके इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकती है, बड़ी कंपनियां भी, बड़े ग्रुप्स आ सकते हैं। हो सकता है अडानी एग्जिट किया तो कोई दूसरी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही होगी। आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट ट्रैक टू मच ऑफ दैट कंपनी और दैट ग्रुप ऑल्सो, बट मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। काफी ओवररेटेड और ओवर प्राइस लगता है मुझे फंडामेंटल्स के लिहाज से, बट होप प्ले सर्टेनली है क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कि कोई दूसरी और अनलिस्टेड स्पेस में बड़ी कंपनी हो, जिसके बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता, आई एडमिट दैट। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करे जो भी करे। बिल्कुल, तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, पर अदानी अपनी एटलीस्ट कॉस्ट तो रिकवर करते हुए दिख रहा है। मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं मिला, बट डेफिनेटली अच्छी गेन्स मिल गई इस इन्वेस्टमेंट पर। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स नजर रखिए। ब्लू डार्ट वैसे ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी हाइकअप कर रहे हैं ग्लोबली, जहां तक कोविड डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो नजर रखिए वहां पर कुछ बेहतरीन कॉल्स तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का BTS टीवी के बिल्कुल के साथ। बताएं श्रीकांत जी। दिवाजी, देखिए वैसे दो स्टॉक आ रहे हैं। एक तो ऐसा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिसके ऊपर काफी बात हो रही है, लेकिन अगर आप इसके चैनल, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखते हो तो एक बात क्लियर है कि ये काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट होते हुए ये ऊपर जा रहा है। तो कम से कम मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 130 से लेकर 132 के लेवल्स ला सकता है, और आज के जो वॉल्यूम हुए अभी कुछ वो काफी बेहतरीन है। तो करंट लेवल से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने की राय रहेगी। अभी 120 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 117 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे 130 और 132 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई में ट्रेड करने के बावजूद
अगर आप देखिए कि अगर ये स्टॉक कम से कम कभी भी अगर ऑल टाइम हाई में अगर ये एंटर कर लेता है तो कम से कम 8 से 10% स्टॉक चल जाता है। तो अभी भी मुझे लगता है 5,500 की गुंजाइश है। करंट लेवल से 5250 5250 5260 में बाय करके चले और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 5200 रुपए का और टारगेट्स रखे 5450 रुपए से लेकर 5500। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस पर खरीदारी की राय और बीईएल, दोनों बी से शुरू हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अंजलि जी ने भी आपको बीईएल पर खरीदारी की राय दी थी 130 का टारगेट के लिए। श्रीकांत जी भी आपको कह रहे हैं 130 132 के टारगेट्स के लिए यहां पर आप करके चली खरीदारी। और साथ ही दिग्गज बजाज फाइनेंस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, पर यहां से और ऊपर जा सकता है। एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, कैश वाला स्टॉक है और स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। स्टॉक का नाम है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सिंबल है HUDCO, हुडको। ये स्टॉक के अंदर हमने पहले भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। स्टॉक वन वे मूव दिखा रहा है, स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, डेली चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है, वीकली चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने कप एंड हैंडल बनाया है, मतलब मुझे बहुत सारे मल्टीपल ब्रेकआउट्स, मल्टीपल पैटर्न्स इस स्टॉक के अंदर दिख रहे हैं, जिसके बेस पे मुझे ये ब्रेकआउट दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हुडको यहां से बड़ी तेजी दिखाने को तैयार है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी बना है स्टॉक के अंदर, तो ये सारे सिम्टम्स है जिसकी वजह से हुडको यहां से तेजी दिखाना चाहिए। 47 रुपए से लेकर तक के टारगेट हुडको में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हमने ये स्टॉक को, अगर आपको ध्यान हो तो 32 से 33 रुपए के लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहे हैं। फिर बीच में जब गिरावट आती है तो वहां से वापस से यूटर्न मारता है। अब इसने पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब लास्ट 4 दिनों के हाई आज सिंगल डे में ये ब्रेक कर रहा है, यानी ये स्टॉक यहां से ऊपर में 47 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। जल्दी ही ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। 39 रुपीज का नीचे में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, हुडको में खरीदारी करें। 47 से 50 के टारगेट के लिए 10 से 15% का अपसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो हुडको पर करिए खरीदारी और 10 से 15% के अपसाइड के लिए यहाँ पर आप मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। और स्टॉक पर भी देखिए जबरदस्त तेजी इस समय 5% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाजार उन्हीं लेवल्स पर है जहां पर थोड़ी देर पहले थे, तो अब कुछ फ्रेश खरीदारी या फिर बिकवाली के संकेत नहीं आ रहे हैं। थोड़े इन लेवल्स पर अब बाजार स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से एक्शन किस तरह का रहेगा वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिस तरह के बाजार के एक्शन का सवाल है। पर हैवेल्स एक बेहतरीन स्टॉक रहा है, एक्शन में भी हमने देखा है जबरदस्त। और श्रीकांत जी, लगातार तेजी बनती रही है हैवेल्स में, आज भी होल्ड आउट कर रहा है अच्छी तरह। सर बताएं, हैवेल्स पर अब 915 के लेवल्स पर अगली मूव कहां पर आएगी? वैसे इसमें 3 दिनों में हमने काफी शानदार तेजी देखी है और 3 दिन पहले ये स्टॉक 810 820 के करीब था दीपांशु, और अभी ये स्टॉक 920 925 के करीब आ चुका है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी दिक्कत रहेगी 925-30 के रेंज में, लेकिन अगर ये स्टॉक कोई भी करेक्शन में अगर वापस हमें 900 के करीब मिले, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कॉल और पुट का राइटिंग हमें दिखाई दे रहा है, तो अगर शायद आने वाले 1 या 2 दिन में 900 के करीब अगर ये स्टॉक मिले तो बिल्कुल इसे बाय करके चले, क्योंकि इसने जो एक अपनी रेंज ओपन की है वो 1000 रुपए की है। तो करंट लेवल से एक बार 1000 रुपए के काफी नजदीक ये स्टॉक जाते हुए नजर बिल्कुल आएगा। तो बिकवाली अगर आती है या कोई भी करेक्शन अगर आता है इस स्टॉक में तो 900 के करीब इसे बाय करें, 880 का स्टॉप लॉस रखें और 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए इसे ट्रेड करें। तो ये है आपके लिए हैवेल्स पर आए। आइए, आशीष हमारे साथ तैयार है बैन से बेनिफिट बताने के लिए। तो जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स बैन में आने और जाने के लिए हैं तैयार। बिगुल के साथ आशीष। आशीष बताइए क्या है सिचुएशन? अनिल जी, बैन से तो कोई बाहर नहीं आ रहा। पंजाब नेशनल बैंक देखिए कल करीब 153% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन में आया था, अभी फिलहाल 150% है। 80% से आने में अभी काफ़ी समय है, तो पंजाब नेशनल बैंक तो काफ़ी दिनों तक बैन में बना रहेगा। कैनरा बैंक यहाँ पर भी फोकस करिए, ये भी बैन में बना रहेगा। 97% है फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी बैन से तो कोई बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन 2 स्टॉक्स ऐसे जिनकी संभावना है फ्रेश एंट्री होने की, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सन टीवी, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बढ़कर 101% हो गई है।
95% के ऊपर आती स्टॉक्स बैन में आते हैं। सेल यहां पर भी नजर रखनी होगी, करीब 94% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, थोड़ी सी और बढ़ती है यहाँ पर तभी संभावना होगी कि बैन में आएगा। लेकिन सन टीवी फिलहाल डेटा जिस प्रकार का है निश्चित है कि ये स्टॉक बैन में आएगा। पीएनबी और कैनरा बैंक बैन में बने रहेंगे। ओके, तो ये है सन टीवी में आने की संभावना। सेल बॉर्डर लाइन पे बच जाएगा, आई थिंक आज बच जाएगा, कल देखेंगे। कैनरा बैंक और पीएनबी तो बाहर नहीं गए। पीएनबी तो हमने कल ही बात की थी, ये तो लंबा गया है, 149% पोजीशन कम होते होते ही मतलब पूरी एक्सपायरी निकल जाएगी, मतलब पूरा सीरीज ही गया, अभी ये बाहर नहीं निकलेगा आसानी से। सन टीवी भी बॉर्डर पे है, लेकिन चांसेस हैं कि ये बैन में आ जाए आपके लिए। चलिए, तो ये है आपके लिए इस वक्त बैन से बेनिफिट वाले तमाम स्टॉक्स। बाजार मजबूत है, देखिए 30,850 पर बैंक निफ्टी है, 13,750 पर निफ्टी है, न कमजोर हो रहा है मजबूत हो रहा है। देखो वहीं पर डेटा बहुत मस्त कमाल का है, एकदम डेटा बता रहा है आपको कि एक्सपायरी कहां होनी है, और उसी हिसाब से आप देखिए लगभग पिछला आधा घंटा 13,750 के आसपास ही निफ्टी ने निकाला है। इसलिए मैंने कहा कि अब आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि क्या है कि फिर वो ना वो धीमे धीमे टाइम वैल्यू घटती रहती है, तो प्रीमियम आपकी बचती नहीं है, ये आपके लिए साफ दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया एक्शन है, उन पर फोकस कर लिया जाए। ओके, एसआरएफ, सुबह वागले साहब का एसआरएफ टारगेट था 5,570, 5,580, 5,000, ये 600 तो हो गया है। वागले साहब टारगेट आ गए क्या सुबह वाले? अनिल जी आ गए मॉर्निंग वाले। तो कौन बताएगा? आपने बताया भी नहीं, वापस अपडेट तो करो कम से कम। अब क्या करना है, स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करिए। नहीं अनिल जी टारगेट आ गया, दीपांशु ने बताया ना ऑलरेडी। अच्छा सॉरी, तो फिर दीपांशु ने बताया, मैंने नहीं बताया, तो दीपांशु अपडेट हो गया, मैं अपडेट नहीं था, अब मैं भी अपडेट हो गया। तो चलिए, वागले साहब का टारगेट हासिल, बहुत ही बढ़िया। वागले साहब ने कहा भी तगड़ा ब्रेकआउट है, इस तगड़े ब्रेकआउट का फायदा आप उठाइए, बहुत ही बढ़िया। फार्मा शेयरों में क्रांति है, लगातार थोड़े दिनों में, 1-2 दिनों में रुकने के बाद कुणाल जी वापस से क्रांति की ओर आ जाते हैं। आपका सुबह का केडिला, आपने जो खरीदारी करने की राय दी, उस पर एक अपडेट दीजिए जरा। अनिल जी देखिए, कैडिला में जिस तरह की तेजी सवेरे देखने को मिल रही थी अनिल जी, मोमेंटम बना, ऊपर काफी ऊपर के लेवल्स आए, अब वापस से थोड़ा नीचे आया है बाजार के साथ, लेकिन अनिल जी बिल्कुल होल्ड करने की राय है, अभी भी और बड़ा अपसाइड स्टॉक में बन सकता है। तो जिन्होंने पोजिशनल बेसिस पर होल्ड किया हुआ है बिल्कुल होल्ड करें, स्टॉप लॉस रखें, जो 470 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें और मौजूदा स्तरों पर होल्ड करें। स्टॉक में आपको 500 रुपए के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक कैडिला का सवाल है। नजर रखिए इस पर, एक बढ़िया तेजी इस पर बनती हुई दिख रही है। जुबिलेंट फूड, यहां पर नजर डालिए, एक बढ़िया एक्शन इस स्टॉक पर आया है। हालांकि अब ऊपरी स्तरों से आप थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, बट खबरों के दम पर यह स्टॉक फिर से मूवमेंट दिखा रहा है। क्या है खबरें, जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं, जुबिलेंट फूड नई जान की वजह क्या है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए जुबिलेंट फूड ने अब दोबारा एक नई एंट्री की है और ये जो सेगमेंट है वो बिरयानी का सेगमेंट है। उसमें अब कंपनी ने एंट्री की और एकदम ये ब्रांड के नाम से ये बिरयानी बेचती हुई दिखेगी और कंपनी का ये कहना है कि एकदम 20 तरह की जो बिरयानी है, साथ ही उसके साथ जो करीज होती है और डिफरेंट जो कुजीन्स है वो भी बेचती हुई दिखेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये एनसीआर रीजन में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी। 3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे कंपनी खोलेगी और यहाँ पे बिरयानी का कारोबार होता हुआ जो बिक्री है बिरयानी की वो होती हुई दिखेगी। अगले कुछ महीनों में एक्सपेंशन मोड पे कंपनी आती हुई दिखेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो होम डिलीवरी है, जो ऑनलाइन डिलीवरी सेगमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा जो ऑर्डर की जाने वाली डिश है या कुजीन है वो बिरयानी है और इसी के चलते इन्होंने इस फीस में एंट्री की है। कंपनी के पास बहुत सारे पोर्टफोलियो या ब्रांड्स हैं। फिलहाल आप देखिए उनके पास पिज्जा जो डोमिनोज है, डंकिन डोनट्स है, होंग्स किचन जो उन्होंने शुरू किया था पिछले साल, और साथ ही रेडी टू कुक सॉसेस, ग्रेवी और पेस्ट में हाल ही हमने देखा था कि कंपनी ने एंट्री की है। अब ये नई ब्रांड है जहां पे कंपनी एंट्री करती हुई दिख रही है। तो लगातार एक्सपेंशन मोड कंपनी का फिलहाल जारी है और 99 रुपीज से इनकी कीमत शुरू होती हुई दिखेगी। साथ ही अब ब्रोकर्स का क्या मानना है, ब्रोकर्स बेहद पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर। इनका कहना है कि बिरयानी क्योंकि एक सबसे ज्यादा वाइड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर की जाने वाली डिश है सबसे ज्यादा भारत में, तो इसके चलते लॉन्ग टर्म में इसकी काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख सकती है इस सेगमेंट में। साथ ही ये एक ग्रोथ ड्राइवर साबित होता हुआ दिख सकता है आने वाले कई सालों में। बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, काफी बड़ा पोटेंशियल है
और आप देखिए कई ब्रोकर्स का ये भी मानना है कि धीरे धीरे जिस तरह से अनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं लोग, तो इसी के चलते इनका बहुत बड़ा पोटेंशियल नजर आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिनर्जी बेनिफिट्स, हॉन्ग्स किचन और साथ ही एकदम ये जो ब्रांड है इस बीच में होती हुई दिख सकते हैं, इसके चलते मार्जिन को भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा, ये ब्रोकिंग हाउसेस का मानना है, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली। लेकिन एक ही चिंता फिलहाल बनती हुई दिख रही है कि कब तक ये शुरू होती हुई दिखेगी और किस तरह से रेवेन्यूज आते हुए दिखेंगे, कितने मार्जिन आते हुए दिखेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं ऊपरी लेवल से हल्के से दबाव आता हुआ दिख रहा है स्टॉक पर, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस है वो पॉजिटिव है। तो ये है जुबिलेंट फूड पर बड़ा एक्शन। खाने पीने की चीजों पर देखिए एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। मिसेज बेक्टर्स फूड का आईपीओ 180 गुना। कभी लोगों ने बिस्किट के इनके नाम सुने हो ना सुने हो, कंपनी का नाम सुना हो ना सुना हो, लेकिन दम लगाकर एप्लीकेशन लगा रहे हैं और देखिए 180 गुना बढ़ चुका है। अब तो मतलब भगवान भी किस किस की सुनेगा। आप ये सोचो, मतलब अब तक तो ये कि भगवान भरोसे कि भाई चलो किसी की तो एप्लीकेशन लगी, अब 180 गुना भरने के बाद ओहो। बंसल जी, आजकल आप आधा दिन की छुट्टी लेकर एप्लीकेशन नहीं लगाते सारे फैमिली के नाम में? नहीं अनिल जी, नहीं लगाई अनिल जी, ये नहीं करता अनिल जी। लेकिन आपने पूछा ना कि भगवान किस किस की सुनेगा, तो अनिल जी भगवान ने आप जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोगों की सुनी। अनिल जी देखिए, आप लोग जो है कोविड टाइम में ये पिज्जा विज़ा जंक फूड अवॉइड कर रहे थे, तो आप जैसे लोगों के लिए अनिल जी ये जो बिरयानी आई है आप जैसे लोगों के लिए आई है। इसके अंदर भी देखिए अनिल जी, अभी मैं जी बिजनेस में ही फोटो देख रहा था, बिरयानी का भी जो पैकेट है वो ऐसा है जैसे आप घर पे ऑर्डर करेंगे तो कोई किचन का काम नहीं अनिल जी, खाया और खा के डिस्पोजेबल को अनिल जी डिस्पोज कर दिया। तो भगवान ने अनिल जी आप जैसे लोगों की सुनी है, जो डोमिनोज की ये बिरयानी आई है अनिल जी अभी। ओके, सो ये है जैन साहब का व्यू। बट बर्गर, बिस्किट या बिरयानी, तीन विकल्प अब आपके लिए बाजार में खुलते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब, आप क्या चूज करेंगे? बर्गर किंग, मिसेस बेक्टर्स या फिर जुबिलेंट फूड जो अब बिरयानी में भी डाइवर्सिफाई हो रहा है? दीप मैं बताता हूं, या तो जैन साहब खुद आईपीओ लेके आएंगे या किसी मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौरी वाली कंपनी की लिस्ट होने का इंतजार करेंगे। पूछ लीजिए आप। जैन साहब बोलिए। बिल्कुल अनिल जी, मैं तो देखिए ये मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौड़ी, रावत वाली कचौड़ी, अब तो आ ही गया समय, बजट का समय है और लेके आना पूरे सब्जियों के लिए। और इस बात तो देखिए बहुत बड़ी पेंटअप डिमांड भी है। बट सही बोल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था और मुझे बंसल जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छा लगा। अब मेरी भी एक कंपनी की तरफ रुझान चेंज हो गई और ये सीधे किचन में घुस गए। बर्गर और पिज्जा और ये सब के लिए तो अपन भी एंटी थे, आप भी अनिल जी, मैं भी। और मैं तो बड़ा परेशान रहता था कि जंक फूड जिस तरीके से फैमिली में सब लोग खाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और बिरयानी सर्टेनली, बट यस, कचौड़ी का आईपीओ तो अनिल जी मतलब ले आए तो मजा आ जाएगा। कोटा की कचौड़ी, मतलब सारे कचौड़ी अंडर वन रूफ, क्योंकि राजस्थान में कचौड़ी, कचौड़ा, हर जगह की कचौड़ी फेमस होती है। अजमेर की अलग कचौड़ी है, कड़ी के साथ खाई जाती है। तो मुंह में अब पानी आ रहा है, अब बोला नहीं जा रहा ज्यादा। ठीक बात है। बंसल जी, हाँ, आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते थे? देखिए अनिल जी, जो जैन साहब भी आईपीओ लाएंगे ये भी सुपर हिट जाएगा, क्योंकि देखिए आइटम इनके हैं वो मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी। अनिल जी इनको भी गर्म करने की जरूरत नहीं अनिल जी, ना इनके लिए भी बर्तन नहीं चाहिए, जैसे आएगा खाया और अनिल जी डिस्पोज करा। तो जैन साहब का अनिल जी जो एक्चुअल जो आईपीओ आएगा ना, ये कचौरी और समोसा वाला और मिर्ची वड़ा का, ये टफ कंपटीशन देगा अनिल जी ये बर्गर किंग को और ये दूसरे जो डोमिनोज है इनको, वेस्ट लाइफ को, इनको अनिल जी जैन साहब का आईपीओ ही कंपटीशन देगा। जैन साहब, आप तो लेके आओ आईपीओ, भरवाने की जिम्मेदारी तो बंसल जी के 2, 4, 5 गुना तो बंसल जी भर देंगे, आप टेंशन बिल्कुल ही मत लो। और बाकी बच्चे खुचे है ना हमारे, सब तरफ से जोर लगा दे। श्रीकांत जी कोटक में बोलेंगे, चॉइस में बोलेंगे हमारे सुमित जी, अभी जय जुड़ रहे, जय मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज में बोलेंगे। तो बाकी सब अपने अपने हिसाब से आपको पूरा सपोर्ट कर देंगे। आप तो वही जैन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो कोई चिंता न करे। बस हाँ, उससे पहले न सिर्फ हमें बल्कि आपके जितने भी इन्वेस्टर जो एप्लीकेशन आया उन्हें सैंपल जरूर भेज दें। वो पहले सैंपल टेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट पसंद आया तो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। आइए, कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर।
बताएं जय। जी अनिल जी निफ्टी तो एज एंटिसिपेटेड अच्छा मूव आया, 13,700 का लेवल जो हमने सोचा था निकलते ही हमारा एक अच्छा मूव हमें 740 760 तक देखने मिलना चाहिए और 760 तक हाई लगाया है। सो तेजी तो अभी भी कंटिन्यू है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का 13,700 का इन द मनी कॉल ऑप्शन हम लेकर चलेंगे। उसमें थोड़ा बहुत हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है हमें 20 पॉइंट जितना। सो अभी 133 पर चल रहा है ये 24 दिसंबर की एक्सपायरी का निफ्टी का 13,700 का कॉल ऑप्शन ये लेकर चलना चाहिए। 133-34 के आसपास आप खरीदिए। नीचे में स्टॉप लॉस रहना चाहिए 108 का, 35 पॉइंट का अनिल जी स्टॉप लॉस बनेगा। फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने मिल रहा है 174 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 190 का। 174 190 ये दो टारगेट्स के लिए 13,700 का इन द मनी कॉल ऑप्शन 24 दिसंबर की एक्सपायरी का खरीद कर चल सकते हैं। 108 का स्टॉप लॉस रहेगा। अनिल जी जो हिसाब से निफ्टी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 13,700 तो है ही डेफिनेटली डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। एक मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का एक बड़ा ब्रॉडर व्यू देता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 13,650 भी एक अच्छा लेवल है। जब तक उसके नीचे बंद नहीं आएगा तब तक ओवरऑल अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और ये अप ट्रेंड जो एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है उसके हायर एंड ऑफ द टारगेट्स जो बन रहे हैं दैट इज समवेयर अराउंड 13,820। सो 13,820 तक का एक मिनिमम टारगेट मैं देख रहा हूँ ऑन दी अपसाइड। सो यहाँ से लगभग हमें 70-75 पॉइंट का और अप मूव देखने मिल सकता है। ओके तो यहाँ से और मूवमेंट आ सकता है। नजर रखिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी के लिए जैने 13,700 के कॉल खरीदारी की राय दी है। पर बस कुछ ही मिनट बाकी हैं वीकली एक्सपायरी के लिए। जल्दी चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी ग्लोबल क्यूज मजबूत है, थोड़ा डिप आया था डाउ फ्यूचर्स में, वहां से रिकवरी आ गई है, 160 पॉइंट्स ऊपर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर दिख रहा है सर। यूरोप के बाजार जैसी तेजी थी वैसी ही बरकरार है। यूके के बाजार थोड़े ऊपरी सरों से फिसले हैं बट अभी भी पॉजिटिव ट्रेड ही होते हुए दिख रहा है। तो ग्लोबल क्यूज तो मजबूत ही है सर, बताएं क्या करके जाना चाहिए। तेजी की पोजीशन बरकरार रखें दीप। ऐसा तो कोई संकेत है नहीं फिलहाल कि जिसकी वजह से आप चिंतित हों या परेशान हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, अब आप जो तेजी की पोजीशन अगर लेकर जा रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आपका स्टॉप लॉस 13,600 है। यानी कि अगर आप 150 पॉइंट की रिस्क लेकर चलने को तैयार हैं तो आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करके चलें। छोटी रिस्क 75 पॉइंट की है 13,675 की, और बड़ी रिस्क 150 पॉइंट की है। तो उस लिहाज से आपको ट्रेड करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं एक्शन पूरा का पूरा। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं दे रहा 13,850 पे, हालांकि अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अगर कंफर्ट तेजी के लिहाज से तो निफ्टी में ज्यादा है। अगर आपको हेजिंग करके जाना है निफ्टी लॉन्ग बैंक निफ्टी शॉर्ट, एक ये हो सकता है। निफ्टी लॉन्ग 13,800 का कॉल ऑप्शन लेकर 14,000 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। इनफैक्ट 13,800 का एक लेकर 14,000 के दो भी बेच सकते हैं। बैंक निफ्टी 30,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर 31,200 के दो बेच सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप कॉल ऑप्शन बेचकर जाएं, सामने सामने आपकी हेजिंग करके जाएं, और अदरवाइज अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो सीधा सीधा कॉल ऑप्शन खरीद कर जाएं। सिंपल, ये रिस्क आपके लिए ओवरनाइट रिस्क के लिहाज से 13,800 का एक कॉल ऑप्शन या 13,750 का भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप 30,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर 31,200 का बेच सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए ठीक रहेगी। दीप बिल्कुल, तो ठीक है, ये है स्ट्रैटेजी। लॉन्ग्स हैं, होल्ड करिए, हेज बना के जाइए। लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी भी आपके लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, या फिर जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है हेज जरूर कर लीजिए। कन्विक्शन है बाजार में, पर कन्विक्शन निफ्टी की तरफ ज्यादा है, बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा कम है। हालांकि आज दोपहर तक एटलीस्ट मिड सेशन तक तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा था, पर कुछ बढ़िया कॉल्स एक्सपर्ट्स की तरफ आने की तैयारी में है। पहले चलते हैं श्रीकांत जी के पास एक BTSTT कॉल के लिए। बताइए श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, मुझे लग रहा है कि भारत फोर्ज में पिछले 2 या 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक अपसाइड ब्रेकआउट की पोजीशन बनती जा रही है, और उस पोजीशन के बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार कम से कम 580 या 585 के लेवल्स को भी छू सकता है। 558 560 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर आप पिछले वॉल्यूम इस स्टॉक में बने हैं
तो भारत फोर्ज को 558 560 में बाय करके चले, BTST के बेसिस पे 580 का टारगेट रखे और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 554 रुपए का। तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस है, 20 रुपए के अपसाइड टारगेट नजर आ रहे हैं। ओके, तो यह है आपके लिए भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय और जबरदस्त एक्शन में है ये स्टॉक। आज सुबह किरण जी की स्पेशल पिक भी था ये काउंटर और हमने देखा भी वहां से एक अच्छी मूव आई है और किरण जी ने तो बल्कि एक बड़ा पोजिशनल टारगेट भी दिया है, अगर आप वो भी लेना चाहें। पर भारत फोर्ज पर आपको रखनी है नजर, जिस तरह से यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए चलते हैं जय के पास एक जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। दीपांशु, आईटी स्पेस में से मेरे पास एक रिकमेंडेशन है, वो है टीसीएस में एक अच्छा में अपमूव देखने मिला है। इनफैक्ट जो हिसाब से ये स्टॉक ने डबल ट्रिपल बॉटम में से एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर से ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। इसीलिए इसका 2850 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है, जो करीब 5450 पे मिल रहा है अभी। इसको खरीद कर चलना चाहिए, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। अगर आप देखो तो नीचे में स्टॉप लॉस जो बन रहा है 42 का है, सो 54.50 पे आप खरीदिए। 42 का आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट इसका बनेगा 74.50 का, 20 रुपये ऊपर। एंड यहीं पे अगर आप देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है। सेकंड टारगेट लगभग बन रहा है 85 का, तो 74.50 एंड 85 ये दो टारगेट्स के लिए आप टीसीएस का 2850 का कॉल ऑप्शन लेकर चले। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक क्लियरली धीरे धीरे एक हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। इट इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स दिस प्रीवियस स्विंग हाई, तो 2900 इसका पहला टारगेट होना चाहिए और 2950 दूसरा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेल्प कर सकता है अच्छा खासा। इनफैक्ट टीसीएस के साथ दूसरा आईटी स्टॉक्स भी निफ्टी को यहाँ से और भी ऊपर जाने का। ओके, तो नजर रखिए दिग्गज आईटी स्टॉक्स अब बाजार के रेस्क्यू में आ रहे हैं और जो थोड़ा रोटेशन चल रहा है बाजार की, जिसकी हम बात करते रहते हैं, वो अब आपको प्ले आउट होते हुए दिख रहा है इस समय। तो बैंक्स ने लीडरशिप थोड़ी ली है आज, वहां पर एक्शन है। फार्मा बीच बीच में लीडरशिप दिखा रहा है। समय आ गया है, लंबे समय से आईटी स्टॉक्स पर एक्शन नहीं आया है, अब वहां पर भी मूवमेंट आने वाली है। और टीसीएस का तो बायबैक भी अब शुरू होने वाला है, तो वहां पर भी आपको रखनी है नजर। हालांकि रिकॉर्ड डेट तो ऑलरेडी पिछले महीने जा चुकी है, बट बायबैक शुरू होने वाला है, तो नजर रखिए टीसीएस एक्शन में रहेगा ये काउंटर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 48 रुपीज 90 पैसा, 49 रुपीज। स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और स्टॉक यहां से बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नाम है करूर वैश्य बैंक। स्टॉक के अंदर एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिल रहा है पिछले 7 दिनों से। उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा 2-3 दिन कंसोलिडेट हुआ और अब उसका ब्रेकआउट वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। करूर वैश्य बैंक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से स्टॉक का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में जो पहला टारगेट दिखाएगा चार्ट्स के ऊपर, वो करीब 54 रुपए का होगा और उसके बाद ऊपर में 58 से 60 रुपए तक का मूव भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है, यहां पे फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 46 रुपीज 50 पैसे का, ऊपर में टारगेट बनेगा 54 रुपए से लेके 60 रुपए तक के। जल्दी ये मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि आज स्टॉक के अंदर पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। ओके, ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। इस समय जबरदस्त एक्शन में आ रहा है ये। आज अम्बरीश सर ने भी ये रेकमेंड किया था एसपीएल मिड कैप शो में। उनकी शॉर्ट टर्म उनकी पोजीशनल पिक थी 68 के टारगेट्स के लिए। कुछ दिन पहले अनिल जी ने भाई आपको आज पिक स्टॉक ऑफ द डे में रेकमेंड किया था। आज हमने हाईलाइट भी किया कि कुछ ट्रिगर्स क्या हैं जो इस काउंटर में आते हुए दिख रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन है करूर वैश्य बैंक, यहां पर आपको रखनी है नजर। मीनवाइल मिसेस बेक्टर्स आईपीओ 186.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि 2018 के बाद का सबसे हाईएस्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन आपको इस पर आते हुए दिख रहा है। देखते हैं 200 का लेवल ब्रेक करता है कि नहीं। आखिरी 2 घंटे जो होते हैं सब्सक्रिप्शन के, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। एचएनआई कोटा सबसे ज्यादा इसी समय आप भरता हुआ दिखते हैं। तो देखते हैं किस तरह का फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर आता है। बट रिकॉर्ड्स ऑलरेडी इस साल के लिए तोड़ दिए हैं। हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन लेवल इस साल का ऑलरेडी तोड़ चुका है मजगांव डॉक का रिकॉर्ड, और अब इस साल की
हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन नहीं बल्कि पिछले 2 साल की हाई सब्सक्राइब आईपीओ ये बनने की तैयारी में है, तो वहां पर भी नजर रखनी जरूरी है। जबरदस्त एक्शन है आईपीओ मार्केट्स में, जबरदस्त एक्शन है बाजार में इस समय। जल्दी से कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं इससे पहले कि बाजार क्लोजिंग दे और वीकली एक्सपायरी की तरफ हम आते हुए दिखें। बीईएमएल मीनवाइल इसके बारे में हम बात कर रहे थे, 12% की तेजी इस स्टॉक पर है, तो इसे मिस नहीं करिएगा जिस तरह की तेजी आ रही है। ओरिएंट सीमेंट ये भी एक स्टॉक है जहां पर एक अच्छा उछाल आते हुए दिखा है। कुणाल जी नजर डालिए, ओरिएंट सीमेंट पर तेजी बन रही है, 7-7.5% ऊपर है। क्या चल रहा है इस चार्ट पर सर? देखिए चार्ट अगर आप देखें दीपांशु, तो इसमें बाकी सीमेंट स्टॉक्स की तरह इसमें भी आज तेजी बनते हुए दिख रही है और एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। चार्ट बहुत दमदार है और ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है 80 रुपए के ऊपर और क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तरों पर कप विद हैंडल पैटर्न बना है, तो अगर आप देखें मुझे लगता है कि 95 का रास्ता साफ हो गया है। 95 के लेवल्स भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो मेरी राय में बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। कप विद हैंडल का स्टॉप लॉस जो है वो 80 रुपए का बनता है, 79.5 पर स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि पहला टारगेट 90 रुपए का, दूसरा 95 का होना चाहिए। ओके, 90 और 95 ये हैं आपके लिए 2 टारगेट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। ओरिएंट सीमेंट ये एक स्टॉक है जो एक्शन में है। सुमित जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर एक स्पाइक आते हुए दिखा है 3.5% ऊपर, बताएं क्या करना चाहिए इस चार्ट पे? लॉन्ग पोजीशंस दीपांशु होल्ड करके चलना चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली तेजी का ट्रेंड दिखा रहा है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और अब वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 350 354 के आसपास नीचे में सपोर्ट है और यहां से स्टॉक ऊपर में 380 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है, तो पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, पोजीशंस होल्ड करके चलिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी एक जबरदस्त तेजी का रुझान इस समय बन रहा है। 3.5% का उछाल आया है, उस पर एक बढ़िया मूव है। उसमें रिटेल स्टॉक्स आज अच्छा कर रहे हैं। V2 रिटेल ये स्टॉक ऊपर है आज। आपने शॉपर स्टॉक में थोड़ी तेजी बनती हुई देखी है। AB फैशन यहाँ पर भी अब निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ रही है। जैन साहब, रिटेल स्पेस में थोड़ा रोटेशन चल रहा है। स्पेंसर्स रिटेल भी काफी एक्टिव रहा है। अक्रॉस रिटेल वैल्यू चेन मैं बात कर रहा हूँ। कोई इंटरेस्टिंग नाम जो आपको पसंद हो इस स्पेस में सर? TCNS क्लोथिंग ये भी चल रहा है। मतलब सारे ही स्टॉक्स वैसे तो काफी परफॉर्म कर रहे हैं अभी। एंड रीजन बीइंग देखिए अगेन वो अनलॉक थीम और वैक्सीन वाला थीम, ये सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट मुझे अगेन वो डेटा और नंबर्स में देखता हूँ तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव जल्दी से लगते नहीं है। बट यस, इंडिया का रूरल थीम और भारत की थीम के साथ जाए तो V2 रिटेल इज वन कंपनी विच इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग, और ये V-Mart और V2 रिटेल ये स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी वैसे भी देखिए इस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंटली रिलायंस इज गेटिंग वेरी एग्रेसिव, तो रिलायंस रिटेल तो है ही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अगेन आज कुछ दिग्गजों ने भी रेकमेंड किया है, स्टॉक एक बार करेक्ट भी हो चुका है, तो मेरे हिसाब से रिलायंस के साथ जाए। रिटेल का प्ले करना, कहीं भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, तो ये 2-3 नाम है जिन पे ध्यान दे। बाकी यस, वैल्यू है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके जरूर रखे। हर स्टॉक पार्टिसिपेट करेंगे कहीं ना कहीं विद द रिकवरी थीम। ओके, तो रिलायंस की आप बात कर रहे हैं जैन साहब, चलिए एक बढ़िया टेक्निकल कॉल भी ले लेते हैं। बिगुल BTSTT श्रीकांत चौहान साहब के लिए। बताएं श्रीकांत जी। इंटरेस्टिंग एक फॉर्मेशन रिलायंस पे बना है। अगर आप देखें तो 16 सितंबर से रिलायंस ने एक अपना टॉप बना के एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की थी, और ये डाउनवर्ड जर्नी में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 2400 से लगभग 1800 के लेवल तक गिरा है। तब निफ्टी थी 11,600 11,500 के करीब, और वहां से अभी निफ्टी के जो लेवल्स है वो 13,700 के हैं। मुझे लगता है अगर मार्केट में अगर एक शायद फाइनल पीक भी अगर बनना है तो रिलायंस में एक रिकवरी का पैटर्न बन सकता है, और आज के वॉल्यूम काफी इंटरेस्टिंग है। तो करंट लेवल से एक बार रिलायंस को मुझे लगता है कि लास्ट एक 14,000 की रैली को राइड करने के लिए शायद रिलायंस चल सकता है। 1960 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 1990 के करीब ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है 2030 और 2050 ये 2 लेवल्स को रिलायंस छू सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों में। ओके, और स्टॉप लॉस क्या बताया श्रीकांत जी? दीपांशु, स्टॉप लॉस हमें रखना है 1960 रुपए का, 1960। ओके, तो 1960 का स्टॉप लॉस रखना है। 2000 के ऊपर रिलायंस जाते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी को नजर रखिए इस काउंटर पर। एक फाइनल कॉल आपके लिए आते हुए इस समय वागले साहब के पास भी एक कॉल है, चलते हैं बिगुल वागले का वंडर।
बताएं बागले साहब। दीपांशु, मेरा कॉल भी टीसीएस ही है। मेरे हिसाब से क्लियर कट ब्रेकआउट आया है। 2850 के पार मेरे हिसाब से कल निकलेगा और कम से कम 40 से 50 रुपए की मूव आनी चाहिए। 2890 2900 का इसका कल का टारगेट होगा और मैं स्टॉप लॉस सिर्फ 20 रुपए का लूंगा। सो 1:2.5 का ट्रेड सेटअप बैठता है। 2825 2828 का स्टॉप लॉस और 2890 2900 का कल का टारगेट। बिल्कुल, तो जल्दी से ऑर्डर पंच इन करिए, टीसीएस पर रखिए नजर। डेज हाई पर क्लोजिंग दे रहा है ये काउंटर आपको ऊपर। एग्जैक्टली जो अनिल जी ने आपको कहा था 13,750 की तरफ आप क्लोजिंग देख सकते हैं निफ्टी पर, बिल्कुल वैसे ही हुआ। 30,850 के करीब बैंक निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है। रिकॉर्ड दिन रहा बाजारों के लिए। हालांकि पिछले एक घंटे में हमने थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई देखी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में। निफ्टी की भी ब्रेथ थोड़ी खराब जरूर हुई है। सिर्फ 12-13 निफ्टी स्टॉक्स जो पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं। डिवीज लेबोरेटरीज अच्छा एक्शन रहा। एचडीएफसी ट्विंस में अच्छी खरीदारी रही जिससे बाजार को सहारा मिला है। टीसीएस में अच्छी खरीदारी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो यहीं से बाजार को सहारा मिला है। पर लूजर्स काफी ज्यादा है। हालांकि भारी गिरावट कहीं पर भी नहीं हुई है। टॉप लूजर आपका हिंडाल्को और वहां पर भी आपने सिर्फ 2% की गिरावट देखी है। बट ब्रेथ डेफिनेटली आज बेयर्स की तरफ टिल्टेड थी। हालांकि आप फिर भी एक रिकॉर्ड क्लोजिंग बाजार में आते हुए देख रहे हैं। 13,700 के ऊपर पहली बार क्लोजिंग के लिए तैयार। हिंडाल्को, कोल इंडिया, मारुति, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, टाटा स्टील, एचयूएल और बसन जहां पर आपने थोड़ी ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। हालांकि जैसे मैं कह रहा था 1 से 2% की ही गिरावट यहां पर रही है। जुबिलेंट फूड शानदार एक्शन 5% ऊपर, हालांकि ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली हुई। सेठी साहब की आज की पिक ऑफ द डे 4.5% ऊपर। पेज इंडस्ट्रीज जबरदस्त एक्शन वहां पर। एसआरएफ, बागले साहब के टारगेट्स आपको आते हुए दिखे। बर्जर पेंट्स अच्छी खरीदारी यहां पर आपने देखी है। किरण जी ने डिवीज लैब पर खरीदारी की राय दी थी 3% ऊपर। बीईएल, अभी हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर बात करी है, 2.5% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ है। साथ ही अनिल जी की तरफ से कल के 2000 की भी पिक रही है। हैवेल्स अच्छा एक्शन रहा। किरण जी, राकेश कुणाल जी की जॉइंट पिक कैडला, वहां पर भी अच्छी तेजी आती हुई दिखी। 1.25% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। और लुपिन यहां पर भी थोड़ा एक्शन रहा। पीएनबी बैन में था 6% नीचे। सेल शायद बैन में आ सकता है 5% नीचे। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर गिरावट की राय आई है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। साथ ही एमएनएम फाइनेंस, आरईसी, आरबीएल बैंक, जेएसपीएल, सन टीवी, एचपीसीएल, साथ ही हिंडाल्को, पीवीआर, टाटा पावर, जीएमआर इंफ्रा और एमजीएल, यहां पर आपने गिरावट देखी है। मुनाफा वसूली हुई है। थोड़ा रोटेशन आपने बाजार में जरूर देखा है, पर इंटरेस्टिंग एक्शन रहा है बाजार का ये महीने। रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने बाजार में आती हुई देखी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिसंबर के पहले 17 दिनों में आपने सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग देखी है। आज तक जब से निफ्टी में ट्रेड शुरू हुआ है मिड 90s में, तब से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है जब दिसंबर के महीने में पहले 17 दिनों में सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग रही। तो हिस्टोरिकल जो मूवमेंट है नवंबर के स्टार्ट में बाजार का, वो बरकरार है। खरीदारी बरकरार है। थोड़ी मुनाफा वसूली, और क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो उसकी तरफ से वॉलेटिलिटी जरूर बाजार में आई है। मिसेस बेक्टर्स आईपीओ शानदार सब्सक्रिप्शन, इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखते हैं कि अगर ये 273 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन फिगर क्रॉस करता है कि नहीं, तो फिर ऑल टाइम रिकॉर्ड रहेगा पिछले कुछ सालों का आईपीओ सब्सक्रिप्शन का। तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। आज शाम को काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग आपके लिए तैयार है, इसे मिस मत करिएगा। आपकी खबर आपका फायदा में आज देखिए। साल 2020 कोरोना की भेंट चढ़ चुका है। महामारी और लॉकडाउन के चलते साल का ज्यादातर वक्त लोगों ने घर पर ही बिताया है। बच्चों के लिए तो ये साल और भी बर्बादी लेकर आया है, क्योंकि स्कूल जाना, घूमना फिरना, बाहर खेलना, ये सब बंद हो गया है। बच्चे ज्यादातर टीवी देख रहे हैं, वहां पर भी कुछ भी खराब चीजें देख रहे हैं। खाना जो है वो काफी खराब हो गया है, अनहेल्दी रहा है, और देर तक सोना बढ़ गया है। नतीजा, लाइफस्टाइल खराब होने से बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। घर पर अकेले बैठे बैठे बच्चों में तनाव, चिड़चिड़पन और डिप्रेशन के मामले भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, घर बैठे बैठे बच्चों को मोटापे से कैसे संभालें, डिप्रेशन को कैसे पहचानें और इसे कैसे कम किया जा सकता है? क्या स्क्रीन टाइम के बढ़ने का मोटापे और डिप्रेशन पर कोई कनेक्शन है? और क्या कोरोना काल में बच्चों को इन बीमारियों को कैसे फेस करना चाहिए और कैसे बचाया जा सकता है? इस पर हमारे 3 गेस्ट जुड़ने वाले हैं। खास मेहमान डॉक्टर रसिक शाह, पीडियाट्रिक सर्जन, निराली भाटिया जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर शिखा शर्मा जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो ये शो आप मिस मत कीजिए। पूरे विषय बेहद आसान भाषा में आपको समझाएंगे। शाम 6 बजे जरूर देखिए। कोरोना की मार, मोटापे के शिकार, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें #आपकी खबर आपका फायदा इस पर जरूर ट्वीट करें।
साथ ही अगर आप आज शाम 8:26 पर ट्यून इन करेंगे तो बीते 6 महीनों में कई उतार चढ़ाव के बाद भी शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। आज भी हमने देखा रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई। इस दौरान म्यूचुअल फंड्स ये बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और लगातार जितनी भारी एफआईएस की बाइंग हो रही है, ऑलमोस्ट उतनी ही भारी डीआईएस की सेलिंग भी होती हुई दिखी है। तो निवेशकों को जो इन्होंने निवेश रिडीम करे हैं, आखिर क्यों म्यूचुअल फंड्स बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और इसका एक म्यूचुअल फंड निवेशक पर क्या असर हुआ है। साथ ही जानेंगे कि बाजार बढ़ रहा है तो क्या मुनाफा भुना लेना यही एक समझदारी की स्ट्रैटेजी है या फिर मोमेंटम के साथ जाना चाहिए। मार्केट में गिरावट के बाद तो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या अपना सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो काफी सारे सवाल हैं, जवाब आपको यहीं पर मिलेगा 8:26 पर। मनी गुरु की खास पेशकश देखना मत भूलिएगा आप आज शाम। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स देख लेते हैं किस तरह के लेवल्स आए हैं। 13,740 निफ्टी की क्लोजिंग रही है 58 पॉइंट्स ऊपर। 30,850 के जस्ट 3 पॉइंट्स नीचे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर आपने निफ्टी बैंक की क्लोजिंग देखी है और 225 अंक ऊपर सेंसेक्स रहा है। तो रिकॉर्ड निफ्टी सेंसेक्स, रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की भी अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग रही है। देखते हैं 31,000 अब कल वीकेंड सेशन में क्रॉस होता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ क्लोजिंग सेशन के लिए जुड़ने के लिए जैन साहब, और अपनी राय देने के लिए। आईपीओस पर भी अच्छा एक्शन रहा है। राकेश जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर। वागले साहब अपनी पिक्स देने के लिए। श्रीकांत जी और जय, आपका भी शुक्रिया। सुमित जी एज ऑलवेज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।